एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिनसन को ये पता चलता है कि जियोन फैमिली ने भी जितने भी असिस्टेंट को भेजा था वो रास्ते में ही गायब हो गए हैं। ये सब जान के जिनसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे पावरफुल असिस्टेंट एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ ब्लड क्लो भी था। आखिरकार ऐसा कौन है जो इतना पावरफुल हो कि उन सबको एक साथ गायब कर सके और ब्लड क्लो को भी हरा सके। ये सब सुन के वहाँ पे बैठा हुआ एक बंदा अपने मन में कह रहा था ये सब तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन जियोन फैमिली ने भी जितने भी असिस्टेंट को भेजा था उन्हें गायब हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और उनमें से अभी तक कोई भी वापस लौट के नहीं आया। यहाँ तक कि जियोन फैमिली की यंग मिस भी थी उनके साथ। इसकी वजह से जियोन फैमिली के हेड ने कुछ लोगों को उन्हें जल्दी से ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक डेड बॉडी मिली, वो भी पूरी तरह से डीकम्पोज गली हुई, जिसकी सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी, जिसकी वजह से ये पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था कि वो डेड बॉडी है किसकी। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे एक टोकन मिला, जिसे देख के उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया कि वो डेड बॉडी उन्हीं की यंग मिस की। और ये बात जैसे ही जियोन फैमिली के हेड को पता चली उन्हें एक बहुत ही बड़ा मेंटल शॉक लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। फिर जिनसन गुस्से में कहता है लीडर को, क्या आप इन सारी चीजों को ऐसे ही चलने देना चाहते हैं? आप जल्दी ही कुछ नहीं करते हैं तो हमने जितने भी प्लान बनाए वो सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर लीडर कोक एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहते हैं यंग मास्टर जिनसन, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। आप जाके कुछ शराब पीजिए और लड़कियों के साथ मजे कीजिए। ये सुनकर तो जिनसन की हालत ऐसे हो जाती है जैसे कि उसकी बॉडी पे और उसके माइंड पे उसका कंट्रोल ही नहीं है। वो हिप्नोटाइज हो गया वो लीडर कोक के द्वारा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिनसन को भी लीडर कोक कंट्रोल कर रहे हैं। आगे जिनसन लीडर कोक की बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिनसन के वहाँ से चले जाने के बाद वो दूसरा पर्सन लीडर कोक से कहते हैं आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते, ये कुछ ज्यादा ही हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये सुनकर लीडर कोक कहते नहीं, अभी हम इसे खत्म नहीं कर सकते, जब तक ये हमारे काम आ रहा है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी जब हम इस पूरे यून क्लैन को खत्म करेंगे तो इसके साथ हम इसे भी खत्म कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें सबसे ज्यादा यंग मास्टर सनवू को खत्म करने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अभी के लिए वही है। इसलिए उसके ऊपर फिर से लाइफ कर्ज को भेजो और इस पर वो बचना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है ठीक है मास्टर, इस बार हम डेथ कर्ज को दुगना करके भेजेंगे, इस बार वो पक्का नहीं बचेगा। फिर हमें सनवू के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा होता कि मैं आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है सनवू के घर के बाहर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं जो सनवू से मिलना चाह रहे होते हैं और सनवू के सर्वेंट से कह रहे थे बस हमें कुछ देर के लिए अंदर जाने दो, हम यंग मास्टर सनवू का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी ही उनसे मिल के आ जाएंगे। लेकिन सनवू का सर्वेंट किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। वो सबसे कह रहा होता है यंग मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं किसी को भी अंदर जाने ना दूं, वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। और ये सभी लोग सनवू से यहाँ पे इसलिए मिलने आए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि सनवू पहले से बदल चुका है, वो पहले से पावरफुल हो चुका है, जिसकी वजह से सनवू के अब चांसेस बढ़ गए हैं कि वही अब फैमिली का हेड बनेगा और फैमिली को रूल करेगा। इसलिए वो सभी लोग अब सनवू से दोस्ती करना चाहते हैं और सनवू को अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी सनवू से नहीं मिल पाता, इसलिए वो सभी लोग निराश होकर जाने लगते हैं। और उनमें से दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे किसी सर्वेंट के सामने आज इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा है। दूसरा पर्सन कहता है लेकिन इसका भी क्या ही फायदा हुआ, हम फिर भी यंग मास्टर सनवू से नहीं मिल पाए, मुझे लगा नहीं था कि यंग मास्टर सनवू अचानक इतना ज्यादा बदल जाएंगे। वहीं पे वो सर्वेंट ये सब देख के कह होता सही में यंग मास्टर काफी ज्यादा बुरे, उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में फंसा दिया। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही थी तो मुझे लगा नहीं था कि ये सब इतना ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू अपने सर्वेंट से कह रहा था मैं कुछ दिनों के लिए ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए तुम किसी को भी इसके बारे में मत बताना और तुम ऐसे एक्टिंग करना जैसे मैं अंदर ही हूँ और कल्टीवेशन कर रहा हूँ। यही कहने के साथ सनवू वहाँ से चला जाता है और उसका सर्वेंट पीछे रो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। उन्हीं माउंटेन्स के बीच सनवू एक जगह बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और वही डेथ एनर्जी काफी तेजी से सनवू की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे अपने पास आते हुए सनवू देख लेता है। और इस बार वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वो उसे देख के स्माइल करता है जैसे कि उसे इसके बारे में पता हो और वो उसी का इंतजार कर रहा हो। फिर सनवू उन सारे डेथ की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से उसके माना और उसकी एनर्जी काफी तेजी से इंक्रीज होने लगती है। फिर सनवू उन सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेने के बाद कहता है सच में ये एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी बॉडी पूरी तरह से जान माना से फील हो चुकी है, क्या मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए? यही कहने के साथ वहाँ पे वो ब्लड क्लो को समन कर लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है भले मैंने इसको मार दिया, अब ये एक स्केलेटन सोल्जर है, लेकिन फिर भी मुझे इसको देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सनवू गुस्से में ब्लड क्लो के स्केलेटन से कहता है जल्दी से तुम अपनी सारी मार्शल आर्ट को मुझे दे दो। ये सुनकर सिस्टम उसे बताता है अगर उसे अनडेड की मार्शल आर्ट चाहिए तो उसे हिडन क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। अगर उसने अनडेड की हिडन क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया तो उसे अनडेड की मार्शल आर्ट को दे दिया जाएगा। यही कहने के साथ सिस्टम उसे हिडन क्वेस्ट को भी दे देता है और उसके हिडन क्वेस्ट का नाम होता है डिजायर ऑफ द अनडेड। फिर सिस्टम सनवू को उसके हिडन क्वेस्ट का डिटेल दिखाया जाता है जहाँ उसे बताया जाता है अनडेड अपना मार्शल आर्ट तभी देगा जब सनवू अपना एक हाथ काट के अनडेड को देगा। अगर सनवू ने इस हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक पीक रैंक का मार्शल आर्ट दिया जाएगा जिसका नाम है फ्लावर चेसिंग घोषली ब्लड क्लो। अपने हाथ को काटने वाली चीज को पढ़ के सनवू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए स्केलेटन के ऊपर एक प्रेशर को रिलीज करता है जिसकी वजह से स्केलेटन अपने घुटनों पे आ जाता है और उसे देख के सनवू कहता है तुम मेरे ही स्केलेटन हो कि मेरे ही हाथ को चाहते हो। फिर वो अपने दो और स्केलेटन को समन करता है और उसे भी समन करके उनकी मार्शल आर्ट को मांगता है।
है। सनवू जैसे उन दोनों से उनकी मार्शल आर्ट को मांगता है, सिस्टम फिर उन दोनों के सर पे दिखाने लगता है कि उन दोनों की मार्शल आर्ट को भी लेने के लिए सनवू को हिडन क्वेस्ट पूरा करना होगा। ये देख के सनवू खुश होते हुए कहता है अगर मैंने इन दोनों के हिडन क्वेस्ट को पूरा कर दिया तो मुझे काफी अच्छी मार्शल आर्ट मिल जाएगी। मुझे इन सारी चीजों के लिए उस ओल्ड मैन यूनलैन को थैंक यू करना चाहिए जिसने मेरे बिना बोले ही अपनी मार्शल आर्ट को मुझे ट्रांसफर कर दिया और मुझे ये पता चला कि मैं स्केलेटन से भी उनकी मार्शल आर्ट को ले सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं इन दोनों के मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता हूँ क्योंकि मैं उस ओल्ड मैन यूनलैन के मार्शल आर्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कहने के साथ वो उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है और आगे कहता है मैं भले उस ओल्ड मैन यूनलैन के दिए गए मार्शल आर्ट को यूज कर सकता हूँ, मैंने अभी तक पूरी तरह से उसे मास्टर नहीं किया है। मुझे पहले उसके दिए गए मार्शल आर्ट को मास्टर करना होगा तभी मैं उसे प्रॉपर यूज कर पाऊंगा। सनवू के इतना कहने के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा थक गया होता है। वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और हफ्ते हुए कह रहा होता है मैंने इस बॉडी को पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना दिया और इस बॉडी के अंदर जितने भी इम्प्योरिटी थी उसे भी निकाल दिया है, लेकिन इस बॉडी का जो वजन है वो अभी भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से बॉडी काफी जल्दी थक जा रही है। बॉडी अभी भी पूरी तरह से कचरा है। ये मुझे लगता है कि मुझे इस बॉडी के वजन को जल्दी से जल्दी कम करना होगा। सनवू इतना कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है यूनलैन का स्केलेटन सनवू को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है, जिसे देख के सनवू फिर से खड़ा होने लगता है और कहता है ओल्ड मैन मुझे पता है तुम मेरी इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा निराश हो, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ इस चीज के लिए। यही कहने के साथ सनवू खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को यान माना से कवर करने लगता है और यान माना से कवर करने के बाद अपनी लाइटनिंग थंडर गॉड स्किल का और थंडर क्लाउड स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है। सनवू को इन दोनों मार्शल आर्ट को मर्ज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद इन दोनों मार्शल आर्ट को मर्ज कर लेता है जिसकी मदद से वो एक नया मार्शल आर्ट क्रिएट कर लेता है जिसका नाम थंडर क्लाउड स्ट्रेट स्लैश होता है। फिर सनवू अपने उस अटैक को जमीन के ऊपर करता है। उस अटैक को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि उस अटैक की वजह से जमीन पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाएगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से जमीन पे एक छोटा सा दरार पड़ता है बस। ये देख के सनवू चौंकते हुए कहता है क्या एक छोटा सा दरार पड़ा बस, लेकिन जब इस अटैक को उस बूढ़े यूनलैन ने यूज किया था तो इस अटैक की वजह से जमीन पे एक बहुत ही बड़ा दरार पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि जमीन दो हिस्सों में कट जाएगा। सनवू इतना कहता है कि सनवू के पीछे यूनलैन आ जाता है और अपनी उंगलियों को सनवू के पीठ के ऊपर रखता है, जिसे देख के सनवू हैरान होते हुए कहता है क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी यूनलैन का स्केलेटन अपनी उंगलियों से सनवू के प्रेशर पॉइंट पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से सनवू काफी हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही रियलाइज कर लेता है कि यूनलैन का स्केलेटन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। सनवू जैसे ये रियलाइज करता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, सनवू जल्दी से उसके सामने चुपचाप बैठ जाता है और अपने मन में कहता है इस ओल्ड मैन ने जितने भी मेरे प्रेशर पॉइंट पे अटैक किया था वो सारे ऐसे जगह है जहाँ के मेरे माना सर्किट अभी तक खुले नहीं है, तो चलो इस ओल्ड मैन की मदद से मेरे माना सर्किट जो अभी तक ब्लॉक है और खुले नहीं है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यही कहने के साथ सनवू अपने सारे ब्लॉक माना सर्किट को ओपन करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और जैसे वो धीरे धीरे करके अपने ब्लॉक माना सर्किट को ओपन करने लगता है उसे काफी ज्यादा एक्सपी मिलने लगती है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने की वजह से उसके कुछ स्किल भी अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें से पहला स्किल होता है क्रॉप एक्सप्लोजन जिसका रैंक होता है B+ और दूसरा स्किल होता है सॉल बैरियर जिसका रैंक होता है A और तीसरा स्किल होता है फैंटम रोप और जिसका रैंक होता है B+। और ऐसी सनवू के पास काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जो सच में हद से भी ज्यादा होती है। मैं इनमें से कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको। सनवू की नेक्रोमेंसी स्किल की रैंक अब B+ की हो गई होती है और सनवू अब 10 स्केलेटन को समन कर सकता है 5 की जगह, और सनवू अब स्केलेटन मेज और स्केलेटन नाइट्स को भी समन कर सकता है। फिर सनवू कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता और कहता है फाइनली मैंने अपने सारे माना सर्किट को ओपन कर लिया है। आगे वो यूनलैन के स्केलेटन को भी थैंक यू बोलता है जिसकी मदद की वजह से वो अपने सारे माना सर्किट को ओपन कर जाता है। ब्लड क्लो को जैसे ये बात पता चलती है कि सनवू कोई डिमोनिक आर्ट का यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम कमीने लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी डिमोनिक आर्ट का यूज करके मेरे इतने सारे साथियों को मारने की, आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। फिर ब्लड क्लो अपने सारे साथियों से कहता है तुम में से किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी ट्रिक का यूज करके हम पे इन सारे अटैक को कर पा रहा है, लेकिन अब मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ कि इसका ये अटैक धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है, ये लगातार इस अटैक को नहीं कर सकता है, इसलिए अगर हम साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, हम इसको बड़ी आसानी से मार डालेंगे। यही कहने के साथ ब्लड क्लो अपने सारे असिस्टेंट को लेकर सनवू के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए जाने लगता है। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख के सनवू एक स्माइल देता है और उन सभी से कहता है तुम बेवकूफो क्या लगता है मैं यहाँ किसी बैकअप के बिना आया हूँ। ये सुनकर तो ब्लड क्लो के होश ही उड़ जाते, वो कहता है क्या ये बैकअप ले क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, लेकिन मैंने तो सेंस किया था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है उसके अलावा। ब्लड क्लो ये कह ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है सनवू अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 5 समनिंग स्पेल बनते हैं, उनमें से सनवू के स्केलेटन वॉरियर्स निकलने लगते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी असिस्टेंट होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए कहते हैं आखिरकार ये क्या है, ये सब कहाँ से आ गए। उन सभी की हालत देख के सनवू उन सभी से कहता है तुम लोग क्या लगा था मैं यहाँ पे तुम सभी से लड़ने के लिए अकेला आऊंगा, मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ, मैंने अपने बैकअप को पहले ही तैयार कर लिया था तुम सभी से निपटने के लिए, ये है मेरा बैकअप स्केलेटन सोल्जर्स। जैसा कि मैंने तुम सभी से वादा किया था कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाएगा, तो मैं अपने वादे को निभाऊंगा, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। सनवू की ये बात सुन के तो वहाँ पे ब्लड
ब्लड क्लो के साथ जितने भी असेसिन होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, उनकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। आगे यूनलैंड का स्केलेटन सबसे आगे आता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर रिलीज करता है। और इस प्रेशर को सेंस करके ब्लड क्लो अपने मन में कह रहे होते आखिरकार ये किस तरह का प्रेशर है जो इस अनडेड के अंदर से निकल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मारा है और मेरी जिंदगी एक असेसिन के तौर पे ही बीती है, लेकिन आज जो पावर और किलिंग इंटेंट इस अनडेड के अंदर से निकल रहा है वो मेरे बॉडी को डर से कांपने में मजबूर कर दे रहा है। क्या ये सच में कोई सिंपल डिमोनिक आर्ट है? लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इतने ज्यादा सिंपल डिमोनिक आर्ट से इतना ज्यादा पावरफुल अनडेड को समन नहीं किया जा सकता है। ब्लड क्लो इतना कहता ही है कि तभी हमें दिखाया जाता है यूनलैंड का स्केलेटन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता और एक असेसिन का गला काट के उसे मार देता है, जिसे देख के ब्लड क्लो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने सारे साथियों से कहता है हम यहाँ पे खड़े होकर मरने से अच्छा हम इन सबसे लड़ के मरना पसंद करेंगे, इसीलिए सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी असेसिन होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं हाँ हम इसे लड़ के मरना पसंद करेंगे। यही कहने के साथ वो सारे असेसिन उन सारे स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख के वो सारे स्केलेटन भी उन सारे लोगों पे अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं और लड़ना चालू कर देते हैं, जिसे देख के सनवू कहता है इन सारे बेवकूफ असेसिन को क्या लगता है ये मेरे स्केलेटन वॉरियर के सामने कुछ कर सकते हैं, जीत सकते हैं? अगर ये ऐसा सोचते तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, वो इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज इन सभी में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। यही कहने के साथ हमें दिखाया जाता है सनवू के बाजू में एक स्केलेटन आर्चर खड़ा होता है, जिसे सनवू ऑर्डर दे देता है हमला करने का। ये सुनते ही वो स्केलेटन आर्चर एक हमला करता है जो सीधे जाके एक असिस्टेंट को लगता है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये देखते ही ब्लड क्लो जल्दी से अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ और अपने आप को बचाओ, उनके पास एक आर्चर है। आगे ब्लड क्लो हमें ये बताता है किसी टीम में जब कोई आर्चर होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और वो वीक पॉइंट होता है उसकी टीम का, लेकिन सभी को ये नहीं पता है कि एक आर्चर ही सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है एक फाइट के अंदर। एक आर्चर काफी दूर से हमला करता है और अपने काफी सारे एनिमी को एलिमिनेट कर देता है और अपने टीम को बैकअप देता है, और उसकी टीम का सामना जब काफी ज्यादा पावरफुल इंसान से होता है तभी एक आर्चर ही उसका ध्यान भटकाता है, जिस मौके का फायदा उठा के उसकी टीम एडवांटेज में आती है और उस बंदे को खत्म कर देती है, वो उससे ओवर पावर कर देती है। लेकिन इन सारी चीजों में से एक बात मुझे काफी हैरान कर रही है, यहाँ पे जितने भी अनडेड है उनमें से कोई भी नॉर्मल अनडेड नहीं है, वो सारे अनडेड मुरिम के मार्शल आर्ट का यूज कर रहे हैं। वो सभी के सभी एक मास्टर है जो मुरिम के एक टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर में से एक हुआ करते थे, इसलिए मेरे पास कोई भी चांस नहीं है इन सारे अनडेड में से किसी से भी जीतने का। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे उसके ऊपर अटैक करना होगा जो इन सारे अनडेड को कंट्रोल कर रहा है। मेरे पास जीतने का बस यही एक रास्ता है। जब तक मेरे सबऑर्डिनेट्स उन सारे अनडेड को बिजी रख रहे हैं मुझे इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म करना होगा, तभी मैं जिंदा बच सकता हूँ यहाँ से। यही कहने के साथ ब्लड क्लो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और सनवू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग का अटैक होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लो सनवू से काफी दूर जाके गिरता है। हमें दिखाया जाता है ये अटैक यूनलैंड के स्केलेटन ने किया होता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक की वजह से यहाँ तक कि जमीन में ही दरार पड़ जाते हैं, जिसे देख के ब्लड क्लो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने मन में कह रहा था ये सनवू ये अब पहले जैसा नहीं रहा है, इसके पास काफी ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स और सीक्रेट है, मुझे पता नहीं इसके पास ये सब कहाँ से आए, लेकिन इसके पास मुरिम के 5 मास्टर्स हैं और उसके साथ ही साथ एक ऐसा अनडेड जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता, लेकिन उसकी पावर मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। मैंने अपनी होप को पूरी तरह से खो दिया, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बच के जाने का, और ना ही मैं इन सारे मास्टर से लड़के यहाँ से जा सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी मौत को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर्स के हाथों मर रहा हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है, सम्मान की बात है। यही कहने के साथ ब्लड क्लो बहुत ही तेजी से जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख के सनवू कहता है जबकि तुमने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और गिव अप कर दिया तो मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा कम दर्दनाक मौत दूंगा। यही कहने के साथ सनवू अपने थंडर गॉड अटैक का यूज करता है और ब्लड क्लो को यहाँ पे खत्म कर देता है, और उसे खत्म करने के बाद कहता है मैं तुम्हें ऐसी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। यही कहने के साथ सनवू उसे भी अपने समन क्रिएचर में ऐड कर लेता है, और ब्लड क्लो एक पीक रैंक का असेसिन होता है, जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने एक और पीक रैंक का स्केलेटन अपने अंदर शामिल कर लिया है। वहीं पे हमें यंग मिस को भी दिखाया जाता है जो ब्लड क्लो की मौत की वजह से काफी ज्यादा घबरा गई होती है और एक सदमे के अंदर चली गई होती है। वो डरते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लड क्लो तो एक पीक रैंक का असेसिन था, वो कैसे मर सकता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल था। फिर सनवू यंग मिस के पास जाता है और उसके चेहरे से उसके मार्क्स को हटाते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था इस मार्क्स के पीछे तुम ही हो, यंग मिस मी हो। ये सुनकर यंग मिस अपने आप को बचाने के लिए सनवू से कहने लगती है ब्रदर तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे जिनसन ने फोर्स किया था, मुझे मजबूर किया था, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, हम फिर से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और पहले जैसा ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम पे दूसरी बार भरोसा करूंगा मेरे साथ ऐसा करने के बावजूद? मैंने आज से पहले तुम्हारी जितनी घटिया लड़की कभी नहीं देखी, तुम्हें तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर यंग मिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने मन में कहती आखिरकार इस कमीने की हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरह बात करने की। यही कहने के साथ यंग मिस अपने हाथ से एक पॉइजन गैस को रिलीज करती है और उससे सनवू के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है मरो तुम कमीने कहीं के। इस चीज को देख के तो आप सभी को ये समझ में आ ही किया होता है कि सभी पे भरोसा करे, लेकिन किसी ऐसी लड़की पे भरोसा ना करे जिसने आपको पहले भी एक बार धोखा
दिया हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं। चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सनवू उस पॉइजन के अंदर से यंग मिस से कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये छोटा मोटा पॉइजन मेरे ऊपर असर करेगा? मैं पॉइजन से इम्यून हूँ, पॉइजन से मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना भी था तो तुमने एक पॉइजन का अटैक किया जो मेरे ऊपर पूरी तरह से यूजलेस है। सच में तुम कितनी ज्यादा बदनसीब हो। ये सुनकर तो यंग मिस के पूरी तरह से होश उड़े हुए थे। वो अपने मन में कह रही थी आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा डेडली पॉइजन के अटैक होने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा है। ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? तभी सनवू उस पॉइजन गैस के अंदर से बाहर निकलता है और यंग मिस के गले पे एक अटैक करता है अपनी 2 उंगली से, जिसकी वजह से यंग मिस का बॉडी वहीं पे पैरालाइज हो जाता है। और फिर यंग मिस से कहता है मुझे इस वर्ल्ड की ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है। इस वर्ल्ड के अंदर मैं तुम जैसे बेकार लोगों को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ बिना किसी लॉ और कानून की चिंता करे। यही कहने के साथ सनवू अपने एक स्किल का यूज करता है। उसकी बॉडी में जितना भी पॉइजन किया हुआ होता है उसे यंग मिस के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से यंग मिस के बॉडी में वो पॉइजन बहुत ही तेज से फैलने लगता है और यंग मिस अपने घुटनों पे आ जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। जिसे देख के सनवू यंग मिस से कहता तुमने जो मेरे साथ किया था उस दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। फिर सनवू यंग मिस के पास से उसके उस वेपन को ले लेता है जिससे यंग मिस ने सनवू के ऊपर पॉइजन का अटैक किया हुआ होता है। फिर सनवू यंग मिस के पास से उस वेपन को ले लेता है और उस वेपन को देखते हुए कहता है ये वेपन सच में काफी ज्यादा शानदार है, ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। यही कहने के साथ सनवू वहाँ पे एक टोकन को फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए इस बॉडी के प्रीवियस ओनर से कह रहा होता है तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया मैं उन सभी से बदला ले रहा हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरा अगला शिकार है जिनसन, तुम मेरा इंतजार करो जिनसन, मैं जल्दी तुम्हें भी खत्म कर दूं। जिन्हों के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उनको कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लीडर जिन्हों हमें बताते हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ये पॉइजन मेरे शरीर के अंदर और भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा पेन होता है। मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसका ओरिजिन अननोन है, मुझे नहीं पता है कि ये पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर कहाँ से आया है। मैंने इसका इलाज ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन मुझे अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। लेकिन समय के साथ साथ मेरी बॉडी भी मेरा साथ छोड़ती जा रही है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ क्योंकि मुझे मरने से पहले कुछ करके जाना है। मेरे अभी भी कुछ ऐसे काम है जो मुझे मरने से पहले करके जाने हैं। वो इतना कहते हैं कि तभी उन्हें सेंस होता है कि कोई अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं। वो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को रोकते हैं और चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। तभी क्लियर क्लाउड के लीडर अंदर एंटर करते हैं, जिन्हें देख के लीडर जिन्हों कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं आपको देख के लगता है कि आप फिर से अपने पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप फिर से इसमें नाकाम हो गए। आपकी हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। लीडर जिन्हों कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने अपनी ट्रेनिंग से पहले अपना खाना नहीं खाया था इसलिए तुम्हें मेरी हालत ऐसी दिख रही है। क्लियर क्लाउड के लीडर निराश होते हुए अपने मन में कहते हैं मैं लीडर जिन्हों को इन सारी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो अपने आप को बस इसलिए इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं क्योंकि उनके अधूरे काम जो है वो बस पूरा करना चाहते हैं। वो इतना कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कोई दरवाजा खोल के अंदर की तरफ एंटर करता है, जिसकी आवाज को सुन के क्लियर क्लाउड के लीडर और लीडर जिन्हों दोनों ही हैरान होकर बाहर की तरफ देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सनवू होता है जो उन दोनों को देख के कहता है क्या बात है आप दोनों मुझे एक ही साथ मिल गए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। सनवू को वहाँ पे देख के क्लियर क्लाउड के लीडर और लीडर जिन्हों दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते। वो कह रहे थे आखिरकार इतनी रात को ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर वो दोनों ही सनवू को जाके ग्रीट करते और कहते फर्स्ट मास्टर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया तो हम दोनों ही आपके पास चले आते। सनवू कहते आप दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ लीडर जिन्हों से मिलने के लिए आया था। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए? मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर गुस्से में अपने मन में कहे होते क्या ये इंसान वजन कम करने की बात कर रहा है? जो इंसान ने अपनी आधी लाइफ अपने कमरे में बिता दी है वो इंसान अभी वजन कम करने की बात कर रहा है। फिर वो सनवू से कहते फर्स्ट मास्टर आज आप वजन कम करने की बात कर रहे थे लेकिन अभी तक आप कहाँ थे? ये सुनकर सनवू कहता अभी तक मेरे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थे जो मैं कर रहा था, लेकिन अभी इन सबसे ज्यादा जरूरी है लीडर जिन्हों की हालत। लीडर जिन्हों आप कब तक ऐसे ही रहने वाले हैं? अगर आप इस चीज को ऐसी थोड़े टाइम तक और कंटिन्यू रखते हैं तो आप पक्का मारे जाएंगे, आपका बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। फिर ये सुनकर लीडर जिन्हों हैरान होते हुए तब की बात याद करते हैं जब सनवू ने लीडर जिन्हों से कहा था अभी तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम अभी इतने लायक नहीं हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। ये याद करके लीडर जिन्हों अपने मन में कहते क्या फर्स्ट मास्टर ने मेरे पॉइजन को उसी टाइम नोटिस कर लिया था क्या? जबकि फर्स्ट मास्टर को सब कुछ पता चल ही गया तो अब इनसे कुछ भी छुपाने का मतलब नहीं बनता है। फिर वो सनवू से कहते हैं फर्स्ट मास्टर ये इतना भी खतरनाक नहीं है, मैं अभी भी इन चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर सनवू कहते हैं मैं आपको देख के ही बता सकता हूँ कि आपकी हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर जल्दी आपका इलाज नहीं किया गया तो आपके बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, आप जल्दी ही मारे जाएंगे। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्ला के कहते हैं फर्स्ट मास्टर आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, आपको इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको इसके बारे में पता है कि लीडर जिन्हों की हालत ऐसे कैसे हो गई। सनवू कहता है ओल्ड मैन तुम काफी ज्यादा लकी हो कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सुनकर लीडर जिन्हों कहते हैं यंग मास्टर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है? सनवू कहता है मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आज तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि तुम आज रात को भी सर्वाइव कर पाते, कल सुबह तक जिंदा रह पाते। ये सुनकर लीडर जिन्हों काफी हैरान हो जाते हैं। आगे सनवू कहता है जबकि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ तो अब आप सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। यही कहने के साथ
साथ सनवू लीडर जिन्हू का इलाज करने लगता है और क्लियर क्लाउड के लीडर उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। तभी लीडर जिन्हू के अंदर जो खराब ब्लड होता है वो उनके मुंह के द्वारा बाहर निकलने लगता है। लेकिन ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर को ऐसा लगता है कि सनवू लीडर जिन्हू को हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो जल्दी से उठ के जिन्हू को रोकने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी सनवू उन्हें रुकने का इशारा करता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। लीडर जिन्हू के अंदर से जो खून निकला है वो बस उनका खराब खून है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम लीडर जिन्हू को काफी ज्यादा चिंता करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के लिए पहले ही वार्न कर दूं, मैं यहाँ लीडर जिन्हू का इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमने फिर मुझे रोकने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर अपनी जगह पे ही रुक जाते और वहीं पे बैठ जाते हैं। आगे सनवू फिर से अपना ध्यान लगाता और लीडर जिन्हू का इलाज करने लगता है और इलाज करते हुए अपने मन में कह रहा था, जब मैंने इस ओल्ड मैन की बॉडी को चेक किया तब मुझे पता चला कि मैंने जितना सोचा था इस ओल्ड मैन की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। इसकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से कमजोर हो चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। सच में इसने काफी ज्यादा दर्द को सफर किया होगा। अगर मैं आज यहाँ पे नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि ये कल का सुबह भी देख पाता, ये आज ही रात को मर जाता। लेकिन जब मैंने इसे ब्लैक बियर के साथ लड़ते हुए देखा था तब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। अचानक इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? मुझे लगता है शायद जब ये ओल्ड मैन मुझे बचाने के लिए अरीना के अंदर आया था और अपने एनर्जी को समन किया था और साथ ही साथ अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी ब्लैक बियर के ऊपर किया था, इसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। शायद इस ओल्ड मैन को ये बात पता थी, अगर ये मुझे बचाने के लिए अरीना के अंदर आता है और अपनी एनर्जी को समन करता है तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। पर इसने बिना किसी चीज की चिंता किए मुझे बचाने के लिए अरीना के अंदर आ गया। यहाँ तक कि इस ओल्ड मैन ने अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं की, वो भी सेक्रीफाइस करने को तैयार था ये मेरे लिए। तो मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे मरने दे सकता हूँ जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है? ओल्ड मैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मुझे आज भले कुछ भी क्यों न करना पड़े लेकिन मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। यही कहने के साथ सनू अपने थोड़े से एनर्जी को लीडर जिन्हू के अंदर ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर की एनर्जी को उनके माना सर्किट के अंदर फ्लो करने लगता है धीरे धीरे करके। और ऐसे ही सनू कुछ समय तक लीडर जिन्हू का इलाज करते रहता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीडर जिन्हू के अंदर से पूरा पॉइजन बाहर निकल गया होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके रिकवर होना चालू हो जाते हैं। और ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर भी अपने मन में कह रहे होते हैं, लीडर जिन्हू को देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और समय लगने वाला है। आगे सनवू कहता है, मैं बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, मुझे बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी इनके शरीर के अंदर डालनी है। मुझे अपनी एनर्जी को अपने हाथ के साथ फ्लो करके इनके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करनी होगी। यही कहने के साथ सनवू जैसी अपनी एनर्जी को लीडर जिन्हू के अंदर डालता है, अचानक लीडर जिन्हू की आंखें खुल जाती है और उनकी आंखें चमकने लगती है और साथ ही साथ उनके शरीर में जितनी भी एनर्जी रुकी हुई होती है, जो फ्लो नहीं हो पा रही होती सही से, वो पूरी तरह से रिलीज होना चालू हो जाती है। लीडर जिन्हू काफी लंबे समय से अपनी एनर्जी को न यूज कर पा रहे थे न रिलीज कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में काफी एनर्जी इकट्ठा हो गई थी। और जबकि लीडर जिन्हू के अंदर जितना भी पॉइजन था वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, तो उनके शरीर में जितनी भी ब्लॉक एनर्जी थी वो एक साथ ही काफी तेज से रिलीज होना चालू हो जाती है। ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर भी काफी हैरान होते, वो चौंकते हुए कहते, क्या लीडर जिन्हू सच में ठीक हो गए? उनकी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन था क्या सच में वो सब बाहर निकल गया? फिर वो जल्दी से जाकर लीडर जिन्हू को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आपने इस चीज को ठीक करने की इतनी ज्यादा कोशिश की, इतना ज्यादा चीज ट्राई किया, लेकिन कभी भी आप इस चीज को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन आज फर्स्ट यंग मास्टर ने आपको ठीक कर दिया, आपको पूरी तरह से क्योर कर दिया, आपके पॉइजन को रिमूव कर दिया आपकी बॉडी से। यही कहने के साथ वो दोनों ही सनवू की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है सनवू अभी तक मेडिटेट कर रहा होता है और उसकी आंखें अभी तक बंद होती है। आगे सनवू को सिस्टम की तरफ से काफी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है, जहाँ उसे बताया जा रहा होता है सनवू ने हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से उसे एक स्पेशल मेडिसिन दिया जा रहा है और साथ ही साथ हिडन क्वेस्ट पूरा करने की वजह से उसे एडिशनल एक्सपीरियंस पॉइंट भी दिया जा रहा है। होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी लार्ज अमाउंट में यान माना इकट्ठा हो रहा है। काफी लार्ज अमाउंट में माना इकट्ठा होने की वजह से प्लेयर का जो थर्ड माना सर्कल था वो फोर्थ माना सर्कल में प्रमोट कर दिया जा रहा है। फिर सिस्टम सनवू को कांग्रेचुलेशन कहता है उसके फोर्थ माना सर्कल क्रिएट करने की वजह से। ये देख के सनवू खुश होते हुए अपने मन में कहता है, सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने लीडर जिन्हू के डेथ कर्ज को ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में काफी लार्ज अमाउंट में यान माना इकट्ठा हुआ, जिसकी मदद से मैंने अपने फोर्थ माना सर्कल को भी क्रिएट कर लिया और साथ ही साथ मुझे एक स्पेशल मेडिसिन भी मिली है। यही कहने के साथ सनवू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि लीडर जिन्हू उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, बॉस यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी पूरी लाइफ आपके इस एहसान को याद रखूंगा। ये सुनकर सनवू हंसते हुए कहता है, लीडर जिन्हू आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपकी छोटी सी मदद की है बस। आगे क्लियर क्लाउड के लीडर सनवू से पूछते, फर्स्ट यंग मास्टर आखिरकार आपको इस पॉइजन के बारे में पता कैसे चला और आपने इसका इलाज कैसे ढूंढा, क्या आप हमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये कह के वो दोनों ही सनवू को काफी ज्यादा चमकती हुई आंखों से देखने लगते हैं। ये सुनकर सनवू थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मुझे भी यही सेम कर्ज दिया गया था और ये कोई पॉइजन नहीं, ये कर्ज है। ये सुनकर वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं, वो एक साथ कहते, क्या एक कर्ज? आगे लीडर जिन्हू कहते हैं, अगर ऐसा है तो फर्स्ट मास्टर आपने कैसे पता लगाया इसके बारे में? ये सुनकर सनवू कहता है, मैंने इसके बारे में पता नहीं लगाया बल्कि मैंने इसके बारे में किसी से सुना। क्लियर क्लाउड के लीडर हैरान होते
होते हुए कहते फर्स्ट मास्टर आखिरकार आपने इसके बारे में किससे सुना? आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन है जिसको इसके बारे में पता है? सनवू कहता है मैंने इसके बारे में अपने फादर से सुना। ये बात सुन के तो दोनों के ही तोते उड़ जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आप अपने फादर से इस बारे में कैसे सुन सकते हैं? सनवू उन्हें बताता है क्योंकि मेरे फादर भी इसी सेम कर्ज से मारे गए थे, उन्हें भी यही सेम कर्ज दिया गया था जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में पता चला। ये सुनकर लीडर जिन्हू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में सनवू से पूछते आखिरकार इन सबके पीछे कौन है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? सनवू कहता है मुझे लगता है कि मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपने इसके बारे में गेस कर ही लिया होगा। क्लियर क्लाउड के लीडर सनवू से पूछते अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में किसको किसको पता है? सनवू कहता है इस जानकारी के बारे में आप दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता। मैं यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया इसके बारे में। और जब तक मेरे पिता को इस कर्ज के बारे में पता चला था तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका था, मेरे पिता को हील नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने आखिर में आके हार मान ली। उनके पास जितनी भी लाइफ बची थी उन्होंने इस कर्ज का इलाज ढूंढने में लगा दिया ताकि वो मुझे ठीक करके मेरी जान बचा पाए। वो अपनी जान तो नहीं बचा पाए लेकिन उन्होंने अपनी बेटे की जान बचा ली, और साथ ही साथ उन्होंने मरने से पहले अपनी लेगेसी को भी मुझे पास डाउन कर दिया था जो हमारी फैमिली में सदियों से चलती आ रही है। ये सुनकर वो दोनों ही पूछते आखिरकार कौन सी लेगेसी? ये सुनकर सनवू अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अपनी तलवार में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, और एनर्जी को इकट्ठा कर लेने के बाद अपनी एक स्किल को परफॉर्म करता है जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड से काफी ज्यादा थंडर निकलने लगती है। ये देख के लीडर जिन्हू रोने लगते, वो रोते हुए कह रहे थे मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो थंडरबोल्ट स्वॉर्ड है, ये तो वही है। आगे लीडर जिन्हू हमें बताते जब फर्स्ट यंग मास्टर के पिता इनलैंड जब उन्होंने कहा था कि वो अपनी लेगेसी को किसी को भी पास डाउन नहीं करेंगे, उनका जो थंडरबोल्ट स्वॉर्ड था वो किसी को भी नहीं देंगे। ये सुन के काफी सारे लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर ये सब बेकार था। उन्होंने अपना मन बना लिया था वो किसी को भी अपनी लेगेसी को पास डाउन नहीं करेंगे, अपनी स्वॉर्ड नहीं देंगे, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि उन्होंने अपनी लेगेसी किसी को भी पास डाउन नहीं की, उनकी लेगेसी गायब हो चुकी है। और इतने सालों बाद फाइनली उनकी थंडरबोल्ट स्वॉर्ड देखने को मिली हमें, उनकी लेगेसी देखने को मिली हमें। और सनवू अपने मन में कह रहा होता है मुझे ये थंडरबोल्ट स्वॉर्ड गलती से मिल गई थी, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था लेकिन मुझे बाद में चल के इसके बारे में पता चला। सच में थंडरबोल्ट स्वॉर्ड काफी ज्यादा शार्प और खतरनाक है, ये किसी भी चीज को दो हिस्सों में बड़ी आसानी से काट सकती है। आगे लीडर जिन्हू अपने मन में कह रहे होते मुझे माफ कीजिएगा लीडर, मैं आपको बचा नहीं पाया, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, आपने और आपके बेटे ने जो जो दर्द को सहा है, जो जो सफर किया है, मैं उन सबको 100 गुना लौटाऊंगा, मैं आपका रिवेंज जरूर लूंगा। क्लियर क्लाउड के लीडर भी रोते हुए कह रहे होते उन कमीनों की हिम्मत कैसी हुई हमारे लीडर के साथ ऐसा करने की, उन्हें कर्ज देने की। मैं ये पक्का करूंगा कि जिन कमीनों ने आपके साथ ऐसा किया है वो अपने मरने के बाद भी इस चीज के लिए पछता है, वो सफर करे इस चीज के लिए। मैं उन सभी को एक दर्दनाक मौत दूंगा जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सनवू उन दोनों की हालत देख के उन दोनों से कहता है आप लोगों को इतना ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरे फादर ने अपने पीछे जो अरेंजमेंट छोड़े थे वो बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ये सुनकर उन दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो दोनों ही एक साथ ही पूछते आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है फर्स्ट यंग मास्टर? ये सुनकर सनवू कुछ बोलता नहीं है, वो सीधा अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उस पावर की वजह से वो पूरी जगह शेक करने लगती है, जिसे देख के वो दोनों ही हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट यंग मास्टर के बॉडी से जो पावर निकल रही है वो थंडरबोल्ट की पावर है, वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक। क्या इतनी ज्यादा खतरनाक और क्लियर पावर सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है? उन दोनों के रिएक्शन को देख के सनवू अपने मन में कहता है इन दोनों के रिएक्शन को देख के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे बॉडी से जो अभी पावर निकल रही है सोरिंग आर्ट ऑफ द ईस्टर्न शाइनिंग चेज और यान माना दोनों एक साथ ही है। मैं दोनों का ही यूज करके अपनी बॉडी से पावर को रिलीज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर अपने मन में कहते इसे देख के लग ही नहीं रहा है कि हमारे पुराने वाले यंग मास्टर है, इसकी बॉडी से जो अभी पावर निकल रही है वो हद से भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी बॉडी में अभी कोई और ही है। लीडर जिन्हू भी सरप्राइज होते हुए कह रहे थे मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले बस एक ही बार इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देखी थी, वो वही बंदा था जो आज से 30 साल पहले सीक्रेटली पियो होंग के ऊपर अटैक करने में मेरी मदद किया था, जो था मुरिम का स्वॉर्डमैन चोन गुन। इसकी पावर बिल्कुल वैसे ही है। मुझे आज फिर से अपने फर्स्ट यंग मास्टर की पावर को देख के उसकी याद आ गई, बिल्कुल उसकी पावर इसके जैसी ही थी। आगे सनवू उन दोनों से कहता है मैं आप लोग से ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूंगा। बेक क्लैन के लीडर जिनवू और क्लियर क्लाउड के लीडर डियून, क्या आप दोनों मुझे फॉलो करना चाहेंगे? मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहूंगा। जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के क्लैन का नाम है यून क्लैन, जिस क्लैन के अंदर और भी काफी सारे छोटे छोटे क्लैन है, उन्हीं क्लैन के लीडर है लीडर जिनवू और दूसरे मास्टर, जो यून क्लैन के अंडर आते हैं। लीडर जिनवू और दूसरे मास्टर का क्लैन अलग अलग है, जो यून क्लैन से कमजोर होने की वजह से यून क्लैन को फॉलो करते उसके अंडर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे लीडर जिनवू कहते हैं मैं बेक क्लैन का लीडर जिनवू, मैं अपने पूरे मन से आपको फॉलो करूंगा, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा जिससे मैं आपका सबसे भरोसेमंद सबऑर्डिनेट बन सकूं। लीडर ड्यून भी बोलते मैं क्लियर क्लाउड क्लैन का लीडर ड्यून, मैं अपने पूरे क्लैन के साथ आपको फॉलो करूंगा अपनी मौत तक, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी पूरी लाइफ आपको ही फॉलो करता रहूंगा फर्स्ट यंग मास्टर। यही कहने के साथ वो दोनों ही अपने घुटनों पे आ जाता है और कहते हैं हम दोनों ही अपने घुटनों पे आके आपसे अपनी लॉयल्टी का कसम खाते हैं। ये सुनकर सनवू उन दोनों को ही खड़ा करता है और कहते हैं आप दोनों को अपनी
अपने घुटनों पे आने की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोगों को थैंक यू कहना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे फॉलो करने का कसम खाया। और लीडर जिन्हू आपको कांग्रेचुलेशन किया, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, हील हो गए हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे कोई है जो हमारी बातें कब से छुप छुप के सुन रहा है। यही कहने के साथ सनवू जल्दी से जंप करता है और ऊपर जाके जल्दी से ऊपर के छत पे हमला करता है और ऊपर के छत को तोड़ देता है। और छत को तोड़ने के बाद ऊपर जो स्पाई छुपा हुआ होता है उसे पकड़ के जोर से जमीन पे पटक देता है। और नीचे आने के बाद कहता है यही है बिन बुलाया मेहमान जो हमारी बातें कब से छुप के सुन रहा है। ये सुनकर लीडर जिन्हू उसका मास्क उतारने जा रहे होते और क्लियर क्लाउड के लीडर पीछे अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बंदा जो छुपने के लिए सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा था वो सच में काफी ज्यादा स्पेशल था। इस टेक्निक की मदद से हम एक एडवांस ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट को भी धोखा दे सकते हैं, हम उसकी जासूसी कर सकते हैं। आगे लीडर जिन्हू जब उसके चेहरे से मास्क हटाते हैं तो उन्हें ही देख के हैरान हो जाते हैं कि वो फोर्थ पिलर होता है। मैं आप सभी को बता दूं इस क्लैन में 4 पिलर है और जो बंदा है वो फोर्थ पिलर है। यहाँ फोर्थ पिलर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन आगे कहानी में हमें जरूर पता चलेगा। तो आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आगे सनू उस बंदे से कहता है आखिरकार तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम्हें किसने यहाँ पे भेजा है, जल्दी से मुझे बताओ। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं, अगर तुमने अपने मास्टर के बारे में हमें नहीं बताया तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। लेकिन सनवू आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बंदा अपने मुंह में रखे हुए पॉइजन को खा लेता है, जिसे देख के क्लियर क्लाउड के लीडर काफी तेज से आगे बढ़ते उस बंदे के एक्यूपेंचर पॉइंट पे अटैक करते ताकि जहर आगे न फैल पाए। लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, वो बंदा पहले ही मारा जा चुका होता है, जिसे देख के लीडर जिन्हू कहते हैं इस बंदे ने अपने दांतों के बीच में पॉइजन को छुपा के रखा था कि जैसे ये बंदा पकड़ा जाए इस पॉइजन को खा के ये मर जाए और ये हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन न दे पाए। और ये पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक था जो इसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया, हमें यहाँ पे कोई रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। लीडर जिन्हू ये कह रहे होते तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे सुन के सनवू कहता है जितना मुझे लगा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा तेज है। यही कहने के साथ वो तीनों लोग ही बाहर जाने लगते और इस बंदे को काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाया जाता है। वो डरते हुए कह रहे होते आखिरकार तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके सामने वाला पर्सन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, वो अपनी तलवार को रेडी करता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। मैं आप सभी को बता दूं ये सारे लोग रेड क्लाउड फैक्शन के लोग होते हैं जो यून क्लैन को बिट्रे कर दिए होते हैं और उनके खिलाफ जंग छेड़ दिए होते हैं। आगे उन सभी का लीडर अपने सामने वाले सोल्जर से कहता है मैं तुम सभी को वार्न कर दूं, अगर तुम अपने वेपन नीचे कर देते हो और हमारे सामने सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देने के बारे में सोच सकते हैं। ये सुनकर सामने वाले सोल्जर्स कहते हैं आखिरकार तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या पूरे रेड क्लाउड फैक्शन ने अपने दिमाग को खो दिया, वो पागल हो गए हैं। हम में से कोई भी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा, हम अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ते रहेंगे। ये सुनकर सामने वाला पर्सन उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है जबकि तुम लोग ने तय कर ही लिया है कि तुम हमसे फाइट करोगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे हमारे सामने, तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। यही कहने के साथ वो अपने सारे सोल्जर्स को कहता है कि उन सभी के ऊपर अटैक करो, इन सभी को खत्म कर दो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी रेड क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपने सामने वाले लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और हमें बस उन सभी लोगों की चीखें सुनाई देती है। फिर वहाँ पे जब क्लियर क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स पहुंचते तो वो देखते हैं वहाँ पे पहले जितने भी सोल्जर थे वो मारे जा चुके हैं, जिसे देख के क्लियर क्लाउड के सोल्जर्स का लीडर चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम सभी लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग वहीं पे रुक जाओ। और साथ ही साथ वो अपने सोल्जर्स से भी कहता है यहाँ पे जितने भी क्लियर क्लाउड के सोल्जर्स है वो सभी लोग बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ, इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पे व्हाइट क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स भी पहुंच गए होते हैं। व्हाइट क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स का लीडर भी अपने सारे साथियों से चिल्ला के कहता है जल्दी से क्लियर क्लाउड के बैटल फॉर्मेशन को ज्वाइन करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक तरफ व्हाइट क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं और क्लियर क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं और दूसरी तरफ रेड क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं जो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर तभी वहाँ पे स्मॉल क्लाउड फैक्शन लीडर आता है जो वहाँ की सिचुएशन देख के कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुनकर उसका सर्वेंट कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे रेड क्लाउड फैक्शन के बीच में और व्हाइट क्लाउड फैक्शन के बीच में फाइट हो रही है, ये ठीक नहीं है, फैमिली के बीच में ही ऐसी लड़ाई होना, क्या हमें उसे जाके रोकना चाहिए। वो सर्वेंट इतना कहता है कि तभी पीछे से एक बंदा आता है जो उस सर्वेंट से कहता है क्या स्मॉल क्लाउड का सर्वेंट इसके खिलाफ है, क्या तुम सच में उस फाइट को जाके रोक सकते हो। ये सुनकर स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर जल्दी से पीछे की तरफ घूमते और उस बंदे से कहते आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है और तुम्हारा मोटिव क्या है ये सब करने का। रेड क्लाउड का फैक्शन लीडर कहता है हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फर्स्ट यंग मास्टर और 2 फैक्शन लीडर मिलके हम पे और सेकंड यंग मास्टर पे अम्बुश करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे। ये सुनकर स्मॉल क्लाउड के लीडर अपने मन में सोचते ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट यंग मास्टर ने ऐसा कोई प्लान बनाया हो, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा दिमाग ही नहीं है। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि फर्स्ट यंग मास्टर के बदलते बिहेवियर और उनके बढ़ते पावर की वजह से काफी ज्यादा घबरा चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सीधा वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। यही सोचने के साथ वो उससे पूछते आखिरकार तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। ये सुनकर वो वॉइस लीडर कह रहा है क्या स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर हम पे शक कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती है। स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर कहते हैं आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे इस फाइट के बीच में इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं, क्या तुम भूल चुके हो वो लोग जो इस फाइट में मारे जा रहे हैं वो भी हमारे क्लैन के लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं। ये सुनकर रेड क्लाउड फैक्शन का वॉइस लीडर कहता है सच में आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है कि तुम हमारे ऑर्डर को फॉलो करते जैसे कि तुम हमेशा से करते आ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुके हो। यही कहने के साथ वो स्मॉल क्लाउड फैक्शन के लीडर को और उसके सर्वेंट को दोनों को ही गले से पकड़ लेता है और उन्हें हवा में उठा के उनका गला दबा के मारने लगता है, जिसे देखे स्मॉल क्लाउड फैक्शन लीडर कहते हैं तुम ऐसा करके बचोगे नहीं। ये सुनकर उस वॉइस लीडर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इस फालतू से धमकियों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है। यही कहने के साथ वो
उन दोनों का गला तोड़ देता है और उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है। और उन दोनों को खत्म करने के बाद कहता है स्मॉल क्राउड के फैक्शन लीडर, तुम नर्क में जाके ये सोचना कि तुम हमारे खिलाफ क्यों गए, तुम इस चीज के लिए वहाँ पे बैठ के रिग्रेट करना। वो इतना कहता है कि तभी में दिखाया जाता है वहाँ पे सनवू, लीडर जिनवू और क्लियर क्लाउड के लीडर पहुंच चुके होते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो खुश होते हुए कहते हैं फाइनली हमारे दोनों लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ ही साथ हमारे फर्स्ट यंग मास्टर भी है, अब हम बच जाएंगे, वो हमें बचा लेंगे अब। और रेड क्लाउड फैक्शन के वाइस लीडर कहते हैं मुझे लगता है कि फर्स्ट यंग मास्टर आपको इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अभी इस जगह पे एक वॉर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोल्जर आपके सर को आपके धड़ से अलग कर दे। ये सुनकर लीडर जिन्हों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्ला के कहते हैं तुम बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे होने वाले लीडर के बारे में ऐसा कहने की, तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने शब्दों के लिए पछताना पड़े। लीडर जिन्हों के मुंह से लीडर वाली बात सुन के वो काफी हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है इस बुड्ढे ने अभी फर्स्ट यंग मास्टर को लीडर कहा, इसका मतलब तो यही है कि इस बुड्ढे ने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया कि किसको फॉलो करने वाला है। आगे सनवू उससे कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि तुम्हारे रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर ने मुझे और मेरे फादर को कर्ज दिया था। ये सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं आखिरकार आपका कर्ज से क्या मतलब है, आप मेरे फैक्शन लीडर के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं, कहीं आप मेरे फैक्शन लीडर के ऊपर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाना चाहते हैं ना। ये सुनकर सनवू कहता है अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही है तो तुम रेड क्लाउड हाउस के नीचे जाके चेक कर सकते हो, तुम्हें सारी सच्चाई खुद पता चल जाएगी। ये सुनकर तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुमने कैसे पता लगाया इसके बारे में। ये सुनकर तो वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते वो भी काफी हैरान हो जाते, वो आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं। उन सभी लोगों को ऐसे बातें करते हुए देख के रेड क्लाउड फैक्शन का वाइस लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है जबकि तुम सभी को ये बात पता चली गई है तो अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से इन सभी के ऊपर अटैक करो, इन सभी को मार दो, आज इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुन के वो सारे रेड क्लाउड फैक्शन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही तेज से आगे बढ़ते हैं, उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख के वहाँ पे जितने भी तीनों फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और चिल्ला के खुद को मोटिवेट करने के लिए कह रहे होते हैं हमें हमारे लाइफ के लिए, हमारे क्लैन के फ्यूचर के लिए फाइट करना होगा। और इसी के साथ रेड क्लाउड फैक्शन के बीच में और उन तीनों फैक्शन के बीच में एक ब्लडी बैटल चालू हो जाती है और वहीं पे रेड क्लाउड फैक्शन का वाइस लीडर सीधा सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अटैक करते हुए अपने हाथ को अपनी की से कवर कर लेता है, जिसे देख के सनवू कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुमसे, फाइट स्टार्ट होते ही सबसे पहले तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वाइस लीडर पीछे की तरफ हट जाते हैं और अपने पाम से सनवू के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं और हंसते हुए सनवू से कहते हैं चलो मेरे अब इस अटैक को रोक के दिखाओ तुम। ये सुनकर सनवू उन सारे अटैक को बड़ी आसानी से रोकने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगता है। उसे इन अटैक को रोकने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, वो बड़ी आसानी से इन सारे अटैक को रोक पा रहा होता है। ये देख के वाइस लीडर अपने मन में कहते हैं इस बेवकूफ लड़के को ये नहीं पता है, भले ही ये मेरे सारे अटैक को रोक ले रहा है लेकिन मेरे आइस की वजह से धीरे धीरे करके इसके हाथ जमना चालू हो जाएंगे और ये मेरे जितने अटैक को ब्लॉक करेगा इसके ऊपर मेरी आइस की का उतना ही ज्यादा असर होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पूरा हाथ आइस में कवर हो जाएगा, जम जाएगा। हमें दिखाया जाता है सनवू की स्वॉर्ड भी आइस में जम गई होती है लेकिन उस आइस की का सनवू के ऊपर या सनवू के बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। ये देख के वाइस लीडर काफी हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी पे मेरी आइस की का असर क्यों नहीं हो रहा है। आगे सनवू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुमने अपने सारे ट्रिक को दिखा दिया, अपने सारे ट्रम्प कार्ड का यूज कर लिया क्या, अगर तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा है तो तुम मेरे ऊपर यूज कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वाइस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने मन में कहते हैं आखिरकार इस कमीने के पास इतनी ज्यादा पावरफुल यान की कहां से आ गई। और सनवू अपने मन में कह रहा था इस कमीने को क्या लगा इसकी आइस फ्रोजन की मेरे ऊपर कोई भी असर करने वाली है, मेरी यान की के सामने इसकी आइस फ्रोजन की तो कुछ भी नहीं है, किसी चीटी के बराबर है इसकी आइस फ्रोजन की तो। लेकिन अब वाइस लीडर काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि उसके किसी भी अटैक का सनवू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो सीधा अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देख के सनवू भी अपनी 12 स्वॉर्ड थंडर क्लाउड के फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है और सनवू जैसे ही अपने इस अटैक का यूज करता है उसके शरीर से काफी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस एनर्जी को महसूस करके वाइस लीडर को ये पता चल जाता है कि ये अटैक काफी खतरनाक और पावरफुल है, अगर वो इस अटैक से हेड टू हेड टकराएगा तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ हटने लगता है। लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है। सनवू बहुत ही तेज से उसके पास पहुंच के बोलता है तुमने पीछे हटने में काफी देर कर दी। यही कहने के साथ सनवू अपने उस अटैक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वाइस लीडर के दोनों हाथ कट जाते हैं, जिसकी वजह से वाइस लीडर एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है और अपने घुटनों पे आ जाता है और दर्द में कहराते हुए कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ किसी कचरे से। सनवू को उस अटैक को करता हुआ देख के और स्वॉर्ड को देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड है, क्या हमारे फर्स्ट यंग मास्टर ने सच में इसको ऑब्टेन कर लिया है, द 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड। बैटिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू जैसे उस रेड क्लाउड के वाइस लीडर को मारता है उसके साथ जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उनका वाइस लीडर इतनी आसानी से मारा गया। तभी उन सभी में से एक बंदा चिल्ला के कहता है मेरे भाइयों तुम मुझसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है,
है। भले ही हमारे वाइस लीडर मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास जीतने का एक मौका है, क्योंकि हमारे सामने बस 3 ही हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे सोल्जर्स हैं, वो सभी लोग फर्स्ट ग्रेड के सोल्जर्स है, वो हमसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम सभी लोग मिलकर इन तीनों मास्टर्स को हरा देते हैं तो ये बैटल हमारे हाथ में हो जाएगी। ये सुनकर सनवू कहता है, तुम सभी बेवकूफों, क्या लगता है अगर तुम सभी लोग मिलकर हम पे अटैक करते हो तो तुम जीत जाओगे? मुझे लगता है कि मैंने तुम सभी के लिए जो सरप्राइज तैयार किया था, मुझे तुम सभी को दिखाना ही पड़ेगा। यही कहने के साथ सनवू एक स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से सामने वाले बंदे के शैडो में कुछ होने लगता है, जिसे देख के वो बंदा हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर मेरे शैडो में क्या हो रहा है? वो इतना कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है उसके शैडो में से कोई चीज बहुत ही तेज से बाहर निकलती है और सीधा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे अचानक अपने सामने देख के उस बंदे की पूरी तरह से फट जाती है। वो डर से कपकपाते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या चीज है? तभी हमें दिखाया जाता है सिर्फ उसी बंदे के शैडो से वो चीज बाहर नहीं निकली होती, वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उन सभी के शैडो से वो चीज बाहर निकली होती है। अभी तक तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होती है कि ये सब कौन है। अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता दूं, ये सभी स्केलेटन सोल्जर्स हैं, जिसे सनवू ने ब्लैक रोब पहना दिया है ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये स्केलेटन्स है। आगे वो स्केलेटन बाहर आते ही वहाँ पे जितने भी रेड क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, और बस कुछ ही सेकंड में वहाँ से आधे से ज्यादा रेड फैक्शन के लोग मारे जाते हैं। आगे सनवू अपने स्केलेटन सोल्जर से कहता है, यहाँ पे जितने भी रेड फैक्शन के लोग बचे उन सभी को खत्म कर दो, उन सभी में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सनवू के सारे स्केलेटन सोल्जर्स उन सारे रेड फैक्शन के लोगों को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के वहाँ पे जितने भी बचे खुचे रेड फैक्शन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब देख के क्लियर क्लाउड के लीडर और लीडर जिन्हों दोनों ही एक साथ अपने मन में सोचते ये तो वही है जिसके बारे में कुछ देर पहले हमारे फर्स्ट यंग मास्टर बता रहे थे। फिर हमारा सीन कुछ देर पहले का आता है जहाँ सनवू क्लियर क्लाउड के लीडर को और लीडर जिन्हों को बता रहा होता है, मेरे फादर मरने से पहले किलिंग गेट के असिस्टेंट्स को हायर करके गए थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन किलिंग गेट के असिस्टेंट्स को हायर करना इतना भी आसान नहीं है। वो एक टॉप ग्रेड का असिस्टेंट का ग्रुप है, इसलिए मेरे फादर ने उनके सामने बस एक ही कंडीशन रखी कि उन्हें मुझे बस कुछ साल तक प्रोटेक्ट करना है, और इसके बदले में मेरे फादर उन्हें 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड और थंडर गॉड 8 देंगे। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर को लीडर जिन्हों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं, हमारे फैमिली के हेड ने एक असिस्टेंट को ग्रुप को हायर करने के लिए हमारे फैमिली की लेगेसी जो पुरखों से चली आ रही है उसे तक दे दिया। लीडर जिन्हों कहते हैं, आखिरकार हमारे फैमिली के हेड ने अपने फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी ज्यादा ह्यूमिलेशन झेली होगी, उन्हें उस समय कितनी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई होगी जब उन्होंने अपनी फैमिली की इतनी ज्यादा खास चीज किसी और को दे दी होगी। हम सब तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सुन के सनवू अपने मन में कह रहा होता है, मुझे माफ कीजिएगा आप दोनों, मुझे पता है मैं आप दोनों से अभी झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे अपने स्केलेटन सोल्जर्स को यूज करना है तो मुझे आपको ऐसा झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसी स्किल है जिसमें मेरे स्केलेटन सोल्जर्स छुप सकते हैं, जिस स्किल का नाम है फैंटम रोप। ये स्किल मुझे पिछले लेवल अप में मिली थी। जब मैं इस स्किल का यूज अपने स्केलेटन सोल्जर्स पे करता हूँ तो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स एक ब्लैक रोप में कवर हो जाते हैं, और इस स्किल की मदद से मेरे स्केलेटन सोल्जर्स मेरे एनिमी के शैडो में भी छुप सकते हैं। इसी के साथ हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ सनवू अपने मन में कह रहा होता है, मैंने एक असिस्टेंट के ग्रुप वाली कहानी बहुत ही जल्दबाजी में बना दी थी, मुझे लगा नहीं था कि ये कहानी इतनी ज्यादा अच्छी तरह से परफेक्ट फिट हो जाएगी। आगे हमें सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही बेरहमी से रेड फैक्शन के बचे हुए लोगों को मार रहे होते हैं, और बस कुछ ही सेकंड में सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स वहाँ पे जितने भी बचे हुए रेड फैक्शन के लोग होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी यून क्लैन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा चौके हुए होते हुए हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, क्या ये हमारे फ्यूचर के होने वाले क्लैन लीडर के सबऑर्डिनेट्स हैं? ये सभी लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि हमारे होने वाले क्लैन लीडर ने इन्हें सीक्रेटली रखा होगा अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में, ताकि वो सही समय आने पे इन्हें यूज कर सके। हमारे फ्यूचर के होने वाले क्लैन लीडर तो सच में काफी ज्यादा समझदार है। यही कहने के साथ वो सभी लोग सनवू के नाम के नारे लगाने लगते हैं, लेकिन सनवू अभी भी काफी ज्यादा टेंशन में होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 बास्टर्ड जिंदा है, जब तक मैं उन्हें भी खत्म नहीं कर देता हूँ ये सब यही खत्म नहीं होगा। यही कहने के साथ सनवू अपने सारे क्लैन के लोगों को लेकर रेड क्लाउड हाउस के पास पहुंच जाता है और अपने सारे लोगों से कहता है, हमारे सामने ही रेड क्लाउड हाउस है, उसके ऊपर अटैक करो, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। यही कहने के साथ सनवू अपने सारे क्लैन मेंबर्स को लेकर बहुत ही तेजी से रेड क्लाउड हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो रेड क्लाउड हाउस के नजदीक पहुंच रहा होता है उसके पीछे काफी ज्यादा कोहरा आने लगता है, और बस कुछ ही समय में सनवू उस कोहरे से चारों तरफ से घिर जाता है। उसके पास कोई भी नहीं होता है उसके क्लैन मेंबर्स में से, जिसे देख के सनवू कहता है, यहाँ से सभी लोग अचानक से गायब हो गए, वो भी बिना किसी ट्रेस के। मुझे लगता है कि रेड क्लाउड के लीडर क्योक ने किसी फॉर्मेशन का यूज किया होगा इस कोहरे को लाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से सभी लोग गायब हो गए, इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं अब मुझे देखने वाला, जिसकी वजह से मैं अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ जैसा मैं यूज करना चाहूँ। यही कहने के साथ सनवू रेड क्लाउड हाउस की तरफ जाने लगता है और कहता है, लीडर कोक बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी आके खत्म कर दूंगा। फिर हमें लीडर कोक को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो गुस्से में कह रहा होता है, मैंने जितने भी लोगों को यून क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था उनमें से मेरे को किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही, मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी की भी एनर्जी को। क्या वो सभी लोग मारे गए हैं? लेकिन ऐसा कौन है जो उन सभी को एक साथ ही मार सकता है? उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मेरा सारा प्लान बर्बाद
हो गया है, मैंने इतनी सारी मेहनत की वो सभी बर्बाद होगी। अचानक इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ सकता है? मेरा प्लान बहुत ही परफेक्टली जा रहा था, मैंने किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया, बस एक चीज को छोड़ के, वो है फर्स्ट यंग मास्टर सनवू। मैंने बस उसी को नजरअंदाज किया, उसको कम आंक दिया। जब से वो जिंदा होके आया है तब से मेरा प्लान एक एक करके फेल होता जा रहा है। वो जागने के बाद एक अलग ही पर्सन बन गया है, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं यून क्लैन को खुद पर्सनली खत्म करूंगा। इस यून क्लैन में जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं खात्मा कर दूंगा, उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता, मुझे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से पीछे हटता हूँ तो मुझे सर्वाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं पक्का मारा जाऊंगा। और वैसे भी मेरे पास उसकी पावर है जिसकी वजह से मैं कभी नहीं हार सकता हूँ। लीडर को इतना कहता है कि तभी उन्हें सेंस होता है कि कोई अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तभी सनवू अंदर की तरफ एंटर करता है और लीडर कॉक से कहता है बहुत लंबा समय हो गया मिले हुए, कैसे हो? लीडर कॉक कहते हैं फर्स्ट यंग मास्टर, हमको आपस में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से हाथ मिला लेते हैं तो मैं बस कुछ ही समय में आपको इस यून क्लैन का लीडर बना दूंगा। और इतना ही नहीं, 3 महीने के अंदर इस यून क्लैन को मैं जेनजिंग का सबसे पावरफुल क्लैन बना दूंगा। लेकिन आपको इन सभी चीजों को पाने के लिए अपने क्लैन से रिश्ता तोड़ना होगा। आपके पास जितने भी इमोशन है आपके क्लैन के लिए उन सभी को छोड़ना होगा। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी एक स्वॉर्ड को सनवू की तरफ फेंक देते और उससे कहते अगर तुम वापस जाके अपने सभी क्लैन मेंबर्स को मार देते हो तो मैंने अभी जो कहा तुम्हारे लिए सब पूरा कर दूंगा। ये कहते समय लीडर कॉक अपनी माइंड कंट्रोल करने वाली टेक्निक का भी यूज कर रहा होता है, लेकिन इन सभी चीजों का सनवू के ऊपर कोई फायदा नहीं होता। सनवू उसी की स्वॉर्ड को उसकी तरफ बहुत ही तेजी से फेंकता है, जिसे लीडर कॉक बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पाता है। आगे सनवू लीडर कॉक से कहता है मैं कब से सोच रहा था कि तुम अपनी बकवास को कब बंद करोगे, लेकिन तुम अपनी बकवास को बंद ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे इस मुंह को बंद कर देता हूँ। इस चीज की वजह से लीडर कॉक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाते कहते तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे ऊपर अटैक करने की? ये सुनकर सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और कहता है अभी तक तो मैंने तुम पे अटैक किया ही कहाँ है, मैं अपनी इस स्वॉर्ड से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा, इसलिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लीडर को हंसने लगते और कहते हैं मैं कब से सोच रहा था कि तुम इतना ज्यादा रेकलेसली एक्ट क्यों करते हो, इतना ज्यादा घमंडी क्यों बनते हो, लेकिन अब मुझे पता चला तुमने बस अपने पूर्वजों की एक मार्शल आर्ट को इनहेरिट कर लिया है, इसकी वजह से तुम इतना ज्यादा घमंडी बनते हो। सच में तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार असली पावर क्या होती है। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लीडर कॉक के अंदर से एक साउंड की वेव काफी तेज से बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिस साउंड को सुनकर सनवू को भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है। वो कहता है आखिरकार ये साउंड कैसा और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे सावधान रहना चाहिए, मुझे अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेना चाहिए। यही कहने के साथ सनवू अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेता है। सनवू जैसे ही अपने स्केलेटन्स को समन करता है हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक की टेक्निक की वजह से उसके अंदर से जो साउंड निकला होता है उसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी डेड बॉडी पड़ी होती है उन सभी के अंदर जान आना चालू हो जाती है और सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद किसी खूंखार भेड़िए की तरह गुर्राने लगते हैं, जिसे देख के सनवू अपने सारे स्केलेटन वॉरियर्स को उन सभी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ये देख के लीडर कॉक भी अपने सारे डेड बॉडी को उन सारे स्केलेटन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनते ही वो सारी डेड बॉडी उन सारे स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगती है। और आज के हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू ने अपने सारे स्केलेटन सोल्जर्स को उन सारे अनडेड्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था और लीडर कॉक ने भी अपने सारे अनडेड्स को उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था और इसी के साथ उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट स्टार्ट होते ही सनवू के स्केलेटन सोल्जर उन सारे अनडेड्स को बहुत ही आराम से मारने लगते हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही होती उन्हें मारने में। स्केलेटन सोल्जर्स उन सारे अनडेड को एकदम गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं बिना किसी परेशानी के। ये देख के लीडर कॉक कहते हैं वो सारे लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी। वो सभी ब्लैक रोप वाले असेसन भले ही कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरे अनडेड नंबर्स में उनसे काफी ज्यादा है, इसलिए वो कभी भी मेरे अनडेड से नहीं जीत सकते, मेरे अनडेड के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपने सारे अनडेड्स को उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स पे एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर मिलते ही वो सारे अनडेड उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये देख के सनवू अपने मन में कहता है मैंने जितना सोचा था ये अनडेड उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है, उन सारे अनडेड्स ने मेरे सारे स्केलेटन सोल्जर्स को पकड़ लिया, बस एक को छोड़ के, वो बूढ़ा ओल्ड मैन। वो अभी भी बड़ी आसानी से उन सारे अनडेड से लड़ पा रहा है बिना किसी परेशानी के। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे कुछ अजीब सा सेंस हो रहा है, मुझे कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ लीडर को कुछ टाइम पाने की कोशिश कर रहा है, उसे देख के लगता है कि वो किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है जिसके लिए उसे समय चाहिए और वो समय पाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये सब करके। इसलिए मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। यही कहने के साथ सनू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। ये देख के लीडर को हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं ये लड़का अपनी पावर अचानक इतना ज्यादा क्यों बढ़ाने लगा, ये क्या करने का सोच रहा है। तभी सनवू अपने क्रॉप्स एक्सप्लोजन स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डेड बॉडी होते हैं अनडेड होते हैं उनकी बॉडी अचानक से फूलने लगती है। ये देख के लीडर कॉक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे अनडेड्स की बॉडी अचानक कैसे फूलने लगी। वो इतना कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह से काफी एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका
होता है। उस धमाके की वजह से रेड क्लाउड हाउस पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स ने उसे बचाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और उसे एक्सप्लोजन से बचा लिया होता है। आगे सनवू उस जगह की हालत को देख के हैरान होते हुए कह रहा होता है, मैंने जितना सोचा था ये डिस्ट्रक्टिव पावर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। अगर मेरे स्केलेटन सोल्जर्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो मैं पक्का इस डिस्ट्रक्टिव पावर के अंदर मारा जाता। ये पूरी जगह साफ हो चुकी है इस धमाके की वजह से, यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग नहीं बचा है। लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस खतरनाक धमाके से भी एक व्यक्ति को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो है वो बूढ़ा यूलियन। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस धमाके से, वो तो पूरी तरह से ठीक है, उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आया है। लेकिन आखिरकार वो कमीना लीडर क्वॉक कहाँ गया, मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्या वो यहीं पे मारा गया इस धमाके के अंदर? सनवू इतना कहता है कि तभी वहाँ की जमीन काफी तेज से हिलने लगती है और तभी जमीन के अंदर से लीडर क्वॉक बहुत ही तेज से बाहर की तरफ आते हैं और बाहर की तरफ आने के बाद सनवू से कहते हैं, तुम मुझे देख के सरप्राइज तो नहीं हो गए ना, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी खत्म हो जाऊंगा? लेकिन सनवू तो लीडर क्वॉक को देख के स्माइल कर रहा होता है और लीडर क्वॉक से कहता है, तुम इतने बड़े धमाके के बाद भी जिंदा बच गए, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। सनवू को स्माइल करते हुए देख के लीडर क्वॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहे होते, ये कमीना स्माइल कर रहा है इस सिचुएशन में भी, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? भले इसने एक फॉरबिडन आर्ट को सीख लिया है जिससे ये क्रॉप्स को एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी क्रॉप्स नहीं बचा है जिसे ये एक्सप्लोर कर सके। इसकी स्किल अब कोई भी काम की नहीं है। आगे वो सनवू से कहते, तुम कमीने लड़के कहेंगे तुम्हारी वजह से ही मेरा प्लान फेल हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें डिमन गॉड के सामने बलि के रूप में पेश करूंगा। ये सुनकर सनवू हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो चलो मेरे साथ ऐसा करके दिखाओ। ये सुनकर लीडर क्वॉक की काफी ज्यादा फट जाती है। वो डर से घबराते हुए कहते हैं, आखिरकार मुझे इस बच्चे से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? आखिरकार इस बच्चे की आंखों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी बॉडी अपने आप ही डर से इतना ज्यादा कांपने लगी? मुझे अभी अपनी बॉडी के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने अपनी पावर को थोड़ा भी होल्ड बैक किया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। यही कहने के साथ लीडर क्वॉक अपनी सारी पावर को रिलीज करने लगता है और रिलीज करते हुए सनवू से कहता है, मुझे ये पावर उस बंदे से मिली है जिसे डीमन गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है लीडर क्वॉक की बॉडी अचानक हवा में गायब होने लगती है, जिसे देख के सनवू कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो बस खड़ा होकर लीडर क्वॉक को सेंस करने लगता है और वो जैसी लीडर क्वॉक को सेंस कर लेता है वो अपने बोन स्पेयर स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से बोन के काफी सारे स्पेयर निकलते हैं जो सीधे लीडर क्वॉक के हाथों में घुस जाते हैं, जिसे देख के लीडर क्वॉक काफी हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे गायब होने के बाद भी वो मेरे पोजीशन का पता कैसे लगा सकता है? मुझे लगता है कि वो इसका लक था। यही कहने के साथ लीडर क्वॉक फिर से अपनी बॉडी को गायब करना चालू कर देते हैं और गायब करने के बाद सनवू से कहते हैं, फर्स्ट टाइम तो तुम्हारा लक काफी अच्छा था कि तुमने मेरी पोजीशन का अंदाजा लगा लिया, लेकिन फिर से तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ। ये सुनकर सनवू लीडर क्वॉक को कोई भी जवाब नहीं देता। वो चारों तरफ लीडर क्वॉक को ढूंढने लगता है और जैसे ही लीडर क्वॉक उसे सेंस होता है वो फिर से अपनी बोन वॉल स्किल का यूज करता है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहले बोन स्पेयर कह दिया, लेकिन सनवू की स्किल का नाम बोन वॉल है। हमें दिखाया जाता है सनवू का अटैक फिर से लीडर क्वॉक को लग चुका होता है और लीडर क्वॉक का दूसरा हाथ भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देख के लीडर क्वॉक को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि कोई ऐसा भी है जो उसके गायब होने के बाद भी उसे सेंस कर सकता है। लीडर क्वॉक अपने मन में कहे होते, आखिर ये मुझे सेंस कैसे कर रहा है? मेरे गायब होने के बाद मेरी प्रेजेंस पूरी तरह से छुप जाती है, तो ये मुझे सेंस कैसे कर पा रहा है? आखिर ये कौन सी स्किल का यूज कर रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे सनवू लीडर क्वॉक से कहता है, ये कितना ज्यादा बुरा है, तुम अपनी हालत देखो, तुम कितने ज्यादा बेबस और लाचार हो गए हो। तुमने मुझे कुछ देर पहले कहा था कि तुम अपने डीमन गॉड के सामने मुझे बलि के रूप में पेश करोगे, लेकिन अब क्या हुआ? तुम अपनी हालत देखो। मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ कि तुमने मुझे जो कहा था तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे इस चीज के लिए। ये सुनकर लीडर क्वॉक घबराते हुए कहता है, आखिरकार तुम जैसा कोई कमीना इस यून क्लैन में कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा, तुम भी मरोगे मेरे साथ। यही कहने के साथ लीडर क्वॉक अपने हाथ को उस बोन वॉल से बहुत ही झटके में निकालता है, जिसकी वजह से उसका खून पूरे हवा में उड़ने लगता है और लीडर क्वॉक अपने ब्लड को एक शार्प नीडल में कन्वर्ट कर लेता है और सनवू के ऊपर अटैक करता है उन शार्प नीडल से। उन नीडल्स को अपनी तरफ आते हुए देख के सनवू अपने स्किल सॉल बैरियर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने सॉल का बैरियर बन जाता है और वो नीडल्स उस बैरियर से टकरा के वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ये देख के सनवू कहता है, कोई स्पेल टाइप अटैक या स्पेल से रिलेटेड अटैक अगर सॉल बैरियर से टकराता है तो उसके सामने ये सॉल बैरियर काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये देख के तो लीडर क्वॉक के होश ही उड़े हुए होते, वो हैरान होते हुए कह रहे होते, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी एबिलिटीज और इसकी पावर तो मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड जा चुकी है, मैं इसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैं इस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे हमले का इस लड़के पे कोई असर नहीं होता है तो कम से कम मैं उन सारे असेसिन्स को तो खत्म कर सकता हूँ। यही कहने के साथ लीडर क्वॉक अपनी सेम स्किल का यूज करते और अपने ब्लड को शार्प नीडल कन्वर्ट करके सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लीडर क्वॉक का अटैक सीधे जाके सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स पे हिट करता है। ये देख के लीडर क्वॉक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं, फाइनली मेरा अटैक इन सभी के ऊपर लगी गया, अब मेरे इस अटैक की मदद से मैं इन सभी के बॉडी के अंदर से इन सभी के ब्लड को ऑब्जर्व कर लूंगा, जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। यही कहने के साथ लीडर क्वॉक उनकी बॉडी से उनके ब्लड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, इसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से लीडर क्वॉक काफी हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं, आखिरकार मैं इनके
बॉडी से इनके ब्लड को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। आप सभी को पता ही है ये सब स्केलेटन है, तो इनकी बॉडी के अंदर कहाँ से ब्लड होगा। आगे सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स अपनी बॉडी से उन सारे नीडल्स को बड़ी आसानी से निकाल के फेंकने लगते हैं। ये देख के सनवू कहता है सच में मुझे लीडर कॉक के लिए काफी बुरा लग रहा है, किसी खाली स्केलेटन के अंदर से कैसे ही कोई ब्लड निकल सकता है। लेकिन इतना जरूर है वो सारे स्केलेटन इस चीज की वजह से काफी गुस्सा हो चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक किसी चीज को देख के काफी हैरान हो चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है सनवू के स्केलेटन सोल्जर काफी गुस्सा हो चुके होते हैं, वो अपनी बॉडी से अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और यूनलैंड का स्केलेटन सबसे पहले आगे बढ़ के अपनी स्वॉर्ड से लीडर कॉक के ऊपर अटैक करता है। जिस अटैक के फोर्स को महसूस करके लीडर कॉक काफी घबरा जाता है, वो जल्दी से खुद को गायब करने लगता है और कहता है इस अटैक का फोर्स काफी पावरफुल है, अगर ये अटैक मेरे ऊपर लगता है तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा, मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है। यही कहने के साथ लीडर कॉक जल्दी से अपने आप को गायब करता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक सीधे जाके जमीन पे टकराता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन यूनलैंड का स्केलेटन यही नहीं रुकता है, वो बहुत ही तेज से अपनी जगह से आगे बढ़ता है और हवा में ही एक जगह जाके अपनी बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक करता है और अटैक करने के बाद जमीन पे आने के बाद एक बहुत ही शानदार पोस्ट देता है। और हमें दिखाया जाता है यूनलैंड ने जो अपने स्वॉर्ड से अटैक किया होता है वो सीधे लीडर कॉक को लगा हुआ होता है। उनकी हालत काफी खराब हो जाती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और ये देख के सनवू काफी हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है इसने इतनी आसानी से इसके पोजीशन का पता कैसे लगा लिया, मुझे इतना टाइम लगा इसे ढूंढने में और इसने इतनी तेजी से कर लिया। आगे सनवू लीडर कॉक से कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम इस पावर का यूज करके मुझे डरा सकते हो, मैं तुम्हें देख के ही बता सकता हूँ तुम किसकी पावर का यूज कर रहे हो। तुमने अभी तक जितने भी अटैक के यूज किया है जैसे कि ब्लड से बने हुए नीडल, ब्लड के बना हुआ थ्रोन, इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे बड़ी आसानी से पता चल गया तुम किसकी पावर का यूज कर रहे हो, द वेम्पायर लॉर्ड। लेकिन आखिरकार तुम उसकी पावर का कैसे यूज कर पा रहे हो। वो वेम्पायर लॉर्ड के बारे में बता रहा होता है कि वेम्पायर लॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है, वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ब्लड का यूज करता है, वो ब्लड को पी के अपनी पावर को बढ़ाता है और वेम्पायर लॉर्ड जिसके भी ब्लड को पीता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसे अपना सबोर्डिनेट बना सकता है वो। और मेरी प्रीवियस लाइफ में वेम्पायर लॉर्ड एक डबल ए रैंक का क्रिएचर था जो काफी ज्यादा पावरफुल था और ये पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा इविल भी था, ये काफी ज्यादा बुरे काम करता था, इसलिए मुझे इससे निपटने का टास्क मिला था और एक हंटर होने की वजह से मुझे इस टास्क को पूरा करना ही था, इसलिए मुझे इससे फाइट करनी पड़ी। लेकिन भले ये कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक नेक्रोमेंसर के सामने इसकी स्किल एकदम बेकार है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने बड़ी आसानी से वेम्पायर लॉर्ड को एलिमिनेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में वेम्पायर लॉर्ड से फाइट किया था, जिसकी वजह से मुझे ये पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि लीडर कॉक एक वेम्पायर की शक्तियों का यूज कर रहा है। लेकिन मैं ये देख के काफी हैरान हूँ कि लीडर कॉक एक मॉन्स्टर की शक्तियों का यूज कर रहा है, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में कोई भी ह्यूमन किसी भी मॉन्स्टर की पावर को हैंडल करने के लायक ही नहीं था, यूज ही नहीं कर सकता था। अगर गलती से उन्होंने किसी मॉन्स्टर की पावर को ऑब्टेन कर लिया या इस्तेमाल करने की कोशिश किया तो वो लोग खुद एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते थे या उनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती थी, मारे जाते थे वो लोग एक्सप्लोड करके। सच में मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि लीडर को करप्टेड माने का यूज कर पाया बिना पागल हुए। मैं तुम्हारी पावर और एबिलिटीज को एक्नॉलेज करता हूँ, सच में तुम काफी कैपेबल थे, लेकिन तुमने एक ही गलती की, तुमने बुराई का रास्ता चुना, तभी आज तुम्हारी ये हालत है। ये सब सुन के लीडर कॉक अपनी दर्द भरी आवाज में कहते हैं आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, मॉन्स्टर उनकी पावर्स तुम क्या बोल रहे हो। मैं जिस पावर का यूज कर रहा हूँ, मेरे पास जो पावर है उसे पाने के लिए मेरे ब्लड क्लेंस सेक्ट ने काफी ज्यादा वेट किया है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इन हजारों सालों की मेहनत के बाद मेरे ब्लड क्लेंस सेक्ट ने इस पावर को ऑब्टेन करने में सक्सेस हो पाए हैं। ये सुनकर सनवू अपने मन में कहता है जिस तरह लीडर कॉक अपने सेक्ट के बारे में बता रहा था मुझे लगता है कि ये कोई डिमोनिक सेक्ट है, लेकिन ऐसे ही मैं इसको सच नहीं मान सकता हूँ बिना किसी प्रूफ के। मुझे लगता है कि मुझे इससे और थोड़ी जानकारी निकलवानी चाहिए। हालांकि लीडर कॉक ने जैसा कहा कि इसके सेक्ट ने इस पावर को पाने के लिए हजारों सालों का वेट किया है, तो मेरे अंदाजे से इसका सेक्ट कोई ऐसा सेक्ट होगा जो हजारों सालों से छुप के रह रहा है लोगों से। धीरे धीरे करके मुझे इस चीज में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, लेकिन इससे और भी ज्यादा जानकारी निकलवा लेने से पहले अपनी सेफ्टी के लिए इसके माना की के लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि ये अपने माना को यूज न कर पाए। यही कहने के साथ सनवू लीडर कॉक के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है और लीडर कॉक के माना लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद लीडर कॉक को गले से पकड़ के उसे ऊपर उठा के कहता है तुमने जो आज तक इतने ज्यादा इनोसेंट लोगों को मारा है उसके सामने आज जो तुम्हारी हालत है वो तो कुछ भी नहीं है। और लीडर कॉक सनवू से दर्द में कहराते हुए कहता मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है। लेकिन तभी सनवू किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है, वो देख के कहता क्या एक स्किन मास्क। तभी सनवू लीडर कॉक के चेहरे से उसके स्किन मास्क को हटा देता है, तो हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। लीडर कॉक के चेहरे को देख के तो सनवू भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक अपने सर में काफी दर्द महसूस होने लगता है और सनवू को लगता है कि वो काफी सारी पट्टियों में लिपटा हुआ है। इसकी वजह से सनवू के हाथ से लीडर कॉक भी छूट जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है और दर्द में कहते हैं आखिरकार ये कौन सी यादें है जो मेरे सर में अचानक से आने लगी है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसकी सारी यादें देख ली थी। तभी सनवू को अपनी मेमोरीज में लीडर कॉक दिखते हैं जो सनवू से कहे होते हैं यंग मास्टर काफी
काफी लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए। तभी हमें दिखाया जाता है सनवू वहाँ पे काफी सारी पट्टियों में लिपटा हुआ होता है, जिसे देख के लीडर कॉक कहते हैं, फर्स्ट यंग मास्टर सच में तुम काफी अच्छे थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें मरना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा और तुम्हारे जरिए तुम्हारे पूरे यून क्लैन को कंट्रोल करूंगा और मेरे ब्लड सेक्ट के लिए तुम्हारा सेक्ट एक फाउंडेशन के तौर पे गिना जाएगा। लीडर कॉक के इतना कहने के साथ ही सनवू अपनी उस मेमोरी से बाहर आ जाता है और हैरान होते हुए कह रहा होता है, सच में ये मेमोरीज काफी भयानक थी। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल रहा है। अभी तक इस बॉडी के प्रीवियस ओनर के साथ जितने भी चीजें हुई थी, इन सारी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड यही बंदा था, जिसने सोचा था कि फर्स्ट यंग मास्टर की बॉडी पे कब्जा करके वो पूरे यून क्लैन को कंट्रोल करेगा। लेकिन इसका प्लान तब फेल हो गया जब फर्स्ट यंग मास्टर की बॉडी में मैं रिकार्नेट होगा, मेरी आत्मा इसके बॉडी में आ गई। इन सारी चीजों को जानने के बाद सनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में लीडर कॉक के बाल को पकड़ता है और लीडर कॉक से कहता है, तुम कमीने कहीं कि तुम जल्दी से अपने ब्लड सेक्ट के बारे में और भी ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन दो। यही कहने के साथ सनवू फोर्सफुली लीडर कॉक से इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है। जैसे लीडर कॉक इन्फॉर्मेशन उगलने लगता है, अचानक से उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उसके पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और वो मारा जाता है। ये देख के सनवू काफी हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा होता है, जैसे ही मैंने इससे जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की तो अचानक से इसकी बॉडी में पॉइजन फैल गया और मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही ये मारा गया। क्या सच में इस वर्ल्ड में कोई इतना ज्यादा पावरफुल है कि ऐसा कर सकता है? सनवू के इतना कहने के साथ ही सनवू के पास सिस्टम की काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, जहाँ उसे बताया जाता है, तुमने वेम्पायर लॉर्ड के सबऑर्डिनेट को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे माना स्टोन दिया जा रहा है और तुम्हारा एक्सपी भी मैक्स हो चुका है, जिसकी वजह से तुम लेवल अप करके लेवल 35 पे आ चुके हो। लेवल अप करने की वजह से तुम्हारी नेक्रोमेंसी की जो स्किल है वो रैंक ए पे आ चुकी है और उसके कुछ लॉक स्किल भी अनलॉक हो जाता है। उसके स्किल के अंदर जो मास्टरी होती है वो भी बढ़ जाती है। इतने सारी नोटिफिकेशन को देखने के बाद सनवू भी काफी हैरान होता है। वो हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ये लीडर कॉक किस तरह का मॉन्स्टर है जिसकी वजह से मुझे इतने सारे रिवॉर्ड मिल गए, वो भी एक साथ ही। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अभी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि ब्लड सेक्ट से निपट सकूं। मुझे जल्दी से जल्दी ब्लड सेक्ट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाना होगा, ताकि फ्यूचर में जब मेरी उससे फाइट हो तो उन्हें मैं बड़ी आसानी से कुचल सकूं। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होकर लीडर जिन्हू को दिखाया जाता है, जो धुंध को गायब होते हुए देख के कहते हैं, फाइनली ये धुंध अब कम होने लगी। आगे वो अपने सभी लोगों से कहते हैं, सभी लोग सुनो, जल्दी से हमारे क्लैन लीडर को ढूंढो और उन्हें ढूंढ के प्रोटेक्ट करो। लेकिन जैसे ही वहाँ से पूरी तरह से धुंध गायब होती है तो वो देखते हैं कि उनके सामने ही सनवू खड़ा है, जिसे सही सलामत देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सनवू उन सभी से कहता है, रेड क्लाउड फैक्शन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा, ये बैटल यहीं पे ओवर होती है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है, कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे साउल इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ पे दो साउल आपस में बहस करने लगता है। उनकी बहस कोई भी काम की नहीं, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। उन दोनों को ऐसे बहस करते हुए देख के वहाँ पे तीसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को शांत हो जाना चाहिए, तुम लोग ये भूलो मत, ये डीमन गॉड का कैसल है, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। आगे फिर से वो तीसरा साउल कहता है, जबकि सब यहाँ पे आ ही गए तो चलो अब इस मंथली मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। मीटिंग स्टार्ट होते ही एक दूसरा साउल कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर दूसरा साउल कहता है, आखिरकार किस तरह की प्रॉब्लम हुई है? ये सुनकर दूसरा साउल कहता है, जेंजिंग में एक इंसिडेंट हो गया है, मैंने जो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन स्क्वाड रखी थी वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे जब कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा तो वहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। वहाँ की हालत को देख के ऐसा लग रहा था कि दो ग्रुप के बीच में बस फाइट हुई है। ये सुनकर वो दूसरा सवाल पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग मरने से पहले अपने पीछे हमारे ट्रेसेस छोड़ के गए हो? ये सुनकर वो दूसरा सवाल बताता है, मैंने जिन लोगों को भेजा था वहाँ पे एरिया को सर्च करने के लिए, तो उन्होंने जब एरिया को सर्च किया तो हमें ये पता चला कि हमारे स्क्वाड को जिन्होंने वाइप आउट किया था वो लोग वायलेंट थंडर बॉम्ब जैसे अटैक का यूज कर रहे थे। ये सुनकर दूसरा सवाल पूछता है, आखिर कितना डैमेज हुआ है? ये सुनकर वो बताता है, वहाँ पे एक समेन था और ब्लड असुरा स्क्वाड थी। ये सुनकर दूसरा सवाल कहता है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी मेजर डैमेज नहीं हुआ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन आखिरकार उन सभी का किस क्लैन से फाइट हो गया था? वो बंदा बताता है, यून क्लैन से। दूसरा कहता है, यून क्लैन? क्या उन कमजोरों लोगों से वो मारे गए? ये कितना शर्मनाक है। तभी वहाँ पे एक दूसरा सवाल होता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कहता है, आखिरकार उन कमजोर लोगों की हिम्मत कैसी हुई हमारे स्क्वाड को वाइप आउट करने की? मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा, उनके क्लैन के एक एक मेंबर को खत्म कर दूंगा, उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दूसरा साउल कहता है, शांत हो जाओ, ये सही समय नहीं है, सही समय आने पे हम सभी को खत्म कर देंगे, इसलिए सही समय आने का वेट करो, तब तक हमारे क्लैन की पहचान का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। तो चलो अब इस मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। और इस बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक होटल के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं। वहीं पे एक पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम लोग ने इसके बारे में सुना है क्या? यून क्लैन के लोगों ने रेड क्लाउड फैक्शन के ऊपर अम्बुश किया है और उसे पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है, ये सब करवाने वाला कोई और नहीं, फर्स्ट यंग मास्टर है, जिन्होंने तीनों फैक्शन को मिला के छुप के रेड क्लाउड फैक्शन के ऊपर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुझे ये भी पता चला है कि फर्स्ट यंग मास्टर अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और एंशिएंट टेक्निक का यूज कर रहा था उस फाइट के अंदर। वो सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक एंशिएंट होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी थी। ये सब सुन
सुन के वहीं पे बैठा हुआ एक बंदा कहता है ओल्ड टेक्निक और एंशिएंट टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है और पावरफुल होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा रेयर भी होती है। तुम्हें भरोसा है ना कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? क्योंकि मुझे नहीं लगता उस जैसा कोई कचरा फर्स्ट यंग मास्टर ऐसी किसी टेक्निक का यूज कर सकता है। ये सब सिर्फ अफवाह ही होगी। और रही रेड क्लॉड फैक्शन को वाइप आउट करने की बात, तो मुझे लगता है कि तीनों फैक्शन ने मिलकर उसे वाइप आउट किया था और जब उन्होंने रेड क्लॉड फैक्शन को खत्म कर दिया होगा तो फर्स्ट यंग मास्टर बिना कुछ किए उसका क्रेडिट लेने के लिए आ गया होगा। सच में कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी अफवाहों पर भरोसा करेगा। यही कहने के साथ वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंस ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे यून क्लैन के गार्ड आ जाते हैं जो उससे कहते हैं ओए तुम। ये सुनकर वो पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ देख के काफी घबरा जाता है। फिर आगे वो गार्ड कहते हैं अगर तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो तुम हमारे साथ चलना, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। यही कहने के साथ हमें दिखाया जाता है यून क्लैन के लोगों ने उसे पकड़ के कहीं और लेके चले गए होते हैं और साइड में ले जाने के बाद उस बंदे को बढ़िया से खर्चा पानी दे रहे होते हैं। अच्छे से मार खा लेने के बाद वो बंदा अपने घुटनों पे आ जाता है। उन गार्ड से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार अपना मुंह कभी भी नहीं खोलूंगा और ना ही फर्स्ट यंग मास्टर की कभी बेइज्जती करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर वो गार्ड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे होने वाली लीडर की बेइज्जती करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर अगली बार तुमने फिर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान वहीं पे ले लूंगा। तो चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उन्हें अपनी जान बख्शने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से भाग के चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो गार्ड आपस में बात करने लगता है। ये सच था कि छोटे मोटे क्लैन जो है वो हमारे यून क्लैन के बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे क्लैन के बारे में क्या कह रहा है क्योंकि मेरा आत्मविश्वास पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जब से मैंने अपने होने वाले लीडर की फाइटिंग स्किल्स को देखा और उनकी फाइटिंग स्पिरिट को देखा है तब से मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि आज नहीं तो कल जल्दी यहाँ पे जितने भी क्लैन है वो हमारे क्लैन के सामने अपने घुटनों पे आएंगे और हमारा क्लैन यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बनेगा। इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो गया, हमें सनवू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनवू का सर्वेंट सनवू के कमरे से बाहर आता है और अपने मन में कह रहा होता है उस इंसिडेंट को हुए कुछ दिन बीत चुके हैं और इन कुछ दिनों में काफी सारी चीजें हुई है। फैमिली के सभी लोगों ने हमारे फर्स्ट यंग मास्टर की पावर देखने के बाद उसे एक्नॉलेज किया और उसे माना और उन्हें अगला होने वाला लीडर भी मान लिया, जिसकी वजह से हमारे फर्स्ट यंग मास्टर को उनके फादर का हाउस मिल गया, द थंडर क्लाउड हाउस, जिसकी वजह से अब हमारे यंग मास्टर अपने फादर के हाउस में रह सकते हैं। जब से वो हाउस के अंदर गए हैं तब से वो प्रैक्टिस किए जा रहे, वो बिल्कुल भी नहीं सोए। पिछले 5 दिन से वो लगातार जाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट यंग मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें सनवू को दिखाया जाता है जो अभी भी मेडिटेट कर रहा होता है। फिर तभी वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है फाइनली वो कमीने यहाँ से चली गए। सच में ब्लड सेक्ट से जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे वो सच में काफी ज्यादा जिद्दी थे। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग लगातार 5 दिनों तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जब उन्हें यहाँ पे 5 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, तो वो सभी लोग यहाँ से चले गए। अच्छा हुआ कि उनके रिस्पॉन्ड करने से पहले मैंने काफी तेजी से एक्ट किया। जैसे मेरी लीडर कॉक से फाइट खत्म हुई थी सारे क्लैन के मेंबर इकट्ठा हुए थे और वो सभी लोग एक अलग अलग स्टोरी बनाने लगे थे और ये चीज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि वो लोग ऐसी बातें करें। इसलिए मैंने अपनी एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम मेमोरी मैनिपुलेशन टेक्निक है, जो एक ए रैंक की टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से मैंने सभी लोगों की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी ये सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ब्लड सेक्ट के बारे में जाने। अगर ब्लड सेक्ट को इसकी थोड़ी सी भी भनक पड़ी कि उनकी आइडेंटिटी बाहर आ चुकी है तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करेंगे। अभी जैसा कि हमने देखा वो कितने ज्यादा पावरफुल है और कितने ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। अगर उन्हें इस क्लैन के एक इंसान पे भी शक हुआ तो पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे। इस क्लैन में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सभी के सभी मारे जाएंगे। यही कहने के साथ सनू अपने शैडो विस्पर स्किल को डीएक्टिवेट करता है, जिसके वजह से उसके जितने भी शैडो विस्पर होते हैं वो फिर से उसके अंदर जाने लगते हैं। ये देख के सनवू कहता है सच में अगर शैडो विस्पर स्किल मेरे पास नहीं होती तो उन सारे ब्लड सेक्ट के लोगों पे नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता। मैं अपने शैडो विस्पर स्किल की वजह से उन सभी पे नजर रख पाया, उनके एक एक मूवमेंट को देख पाया। लेकिन सच में अगर ये चीज मेरे पास नहीं होती तो उन सभी लोगों पे 5 दिनों तक नजर रखना सच में काफी मुश्किल हो जाता। भले ही मेरा माना हट 4th सर्कल तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ भी ये चीज इम्पॉसिबल था इतने लंबे समय तक करना। ये वो चीज है जिसे सिस्टम ने मुझे लीडर कॉक को मारने पे दिया था। माना स्टोन ऑफ द वेम्पायर लॉर्ड, ये एक ए रैंक का स्टोन है। भले ही अभी इसके अंदर कोई भी माना नहीं है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यही कहने के साथ सनवू उस स्टोन को भी ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है पता नहीं क्यों लीडर कॉक को मारने पे ये मॉन्स्टर स्टोन निकला, लेकिन सच में ये मॉन्स्टर स्टोन काफी ज्यादा अच्छा था। आगे सनवू उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद अंग्राइया लेते हुए कह रहा होता है वो कमीने ब्लड सेक्ट वाले, मुझे पता नहीं वो कब हमारे क्लैन के ऊपर अटैक कर दे। वो कभी भी सामने से अटैक नहीं करेंगे हमारे ऊपर, वो पक्का छुप के अटैक करेंगे। वो अटैक करे इससे पहले मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकूं। यही कहने के साथ सनवू दरवाजे के पास जाता है और अपने स्केलेटन सोल्जर से कहता है मैं अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। यही कहने के साथ फिर से वो दरवाजा बंद कर लेता है और अपने डायमेंशन पॉकेट को ओपन करता है और ओपन करने के बाद हमें इस स्किल के बारे में बताता है कि एक डायमेंशन पॉकेट स्किल है, ये एक ए रैंक का स्किल है। इस स्किल का यूज करने की वजह से मुझे पास एक खाली
स्पेस आ जाता है जिसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो चलो अब उस वेपन को ट्राई किया जाए जो मुझे पिछले लेवल अप पे मिला था। यही कहने के साथ सनु उस स्पेस से अपने उस वेपन को निकालने लगता है और जैसे ही उसे पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है, सिस्टम उसको इन्फॉर्मेशन दिखाता है उस वेपन की। इस वेपन का नाम साइथ ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन है। ये एक ए रैंक का ट्रेजर है और एक मिस्टिक आइटम है। ये देख के सनवू कहता है मैंने जितना सोचा था ये वेपन उससे भी ज्यादा भारी है। यही कहने के साथ सनवू उस वेपन को ट्राई करके देखता है, उससे एक अटैक करता है। जैसे उससे एक अटैक करता है सनवू को काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। वो कहता है मैंने इस वेपन को पहली बार चलाया है, लेकिन मैंने जैसे ही इसको चलाया मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे कि मैं इस वेपन को काफी लंबे समय से चलाता आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ इसका, और यहाँ तक कि मैं इसकी फुल पावर को भी रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसकी फुल पावर रिलीज करने के लिए क्या करना होगा? तभी सनवू को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्या मुझे अपनी यान माना को और ईस्टर्न शाइनिंग सेज को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए? चलो साथ ही साथ मैं अपने थंडर क्लाउड को भी मिक्स कर देता हूँ, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करता हूँ मैं। इसी के साथ सनवू उन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से तीनों की एनर्जी उस साइथ के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से उस साइथ के अंदर से काफी एनर्जी निकलने लगती है और साइथ काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। तभी अचानक उस साइथ में कुछ हलचल होने लगती है और ये महसूस करके सनवू अपने मन में कहता है क्या इस साइथ के अंदर इमोशन है जो सीधा सीधा मेरे अंदर आ रहा है और मुझे फील हो रहा है कि ये शायद काफी ज्यादा गुस्सा है मेरी इस हरकत से। इस चीज को फील करके सनवू काफी हैरान हो जाता है। उस साइथ को देखते हुए कहता है ये एक सुपीरियर ग्रेड का आइटम है जिसने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ईगो पहले ही डेवलप कर ली है। अगर कोई वेपन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है तो वो वेपन खुद अपने मालिक को चुनता है। ये कोई ऐसी चीज है जिसे कभी भी पैसे या पावर से नहीं प्राप्त की जा सकती है। तभी सनवू के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ उसे बताया जाता है अगर सनवू को इस ट्रेजर का यूज करना है तो उसके पास नेचुरल पावर होना चाहिए। वो नेचुरल पावर का यूज करके इस वेपन का यूज कर पाएगा। ये देख के सनवू कहता है मैं सोच ही रहा था कि मैं इस वेपन को कैसे यूज कर पाऊंगा, लेकिन फाइनली सिस्टम ने खुद ही बता दिया। और वैसे भी मैं इस वेपन को जोर जबरदस्ती से नहीं यूज कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे नेचुरल पावर होना जरूरी है। लेकिन आखिरकार मुझे ये नेचुरल पावर मिलेगी कहाँ से? मेरे पास अभी कोई भी नेचुरल पावर नहीं है। लेकिन खैर छोड़ो, अभी इस बात को सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। जब मुझे नेचुरल पावर मिलेगी तभी मैं इस वेपन का यूज कर पाऊंगा। तो चलो कुछ समय के लिए हम अपने इस वेपन को अपने स्पेस के अंदर डाल देते हैं। यही कहने के साथ सनवू अपने उस वेपन को अंदर डाल देता है और अंदर डालने के बाद कहता है जबकि फाइनली ब्लड सेक के लोग यहाँ से चले गए हैं तो मैं उन सभी से निपट सकता हूँ और अपनी स्किल का यूज कर सकता हूँ। यही कहने के साथ सनवू कहता है चलो अब तुम सभी का बाहर आने का समय हो गया है। सनवू जैसे इतना कहता है हमें दिखाया जाता है उस डायमेंशन पॉकेट से अंदर से काफी सारे लोग बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और वो सारी रेड क्लाउड सेक्ट के लोगों की डेड बॉडीज होती है, जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है चलो अब तुम सभी पे मैं अपनी स्किल का यूज कर सकता हूँ। और रेड क्लाउड फैक्शन के सभी लोगों को अपना स्केलेटन सोल्जर बना लिया होता है और साथ ही साथ उसने लीडर कोक को भी अपना स्केलेटन सोल्जर बना लिया होता है। वो लीडर कोक को देखते हुए कह रहा होता है सच में ये एक मेज है। आगे सिस्टम सनवू को उसका इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है जहाँ उसे बताया जाता है ये एक स्केलेटन मेज होता है जैनिन सोर्सरर और इसका लेवल अभी 38 होता है और इसका एट्रीब्यूट होता है फॉरेस्ट मेज। उन सभी लोगों की भी सनवू को काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसे देख के सनवू कहता है इन सभी कमीनों ने डिमोनिक मार्शल आर्ट को सीखा है जिसकी वजह से मैं इन सभी को अभी यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी ने देखा कि मैं किसी ऐसे सोल्जर्स का यूज कर रहा हूँ जो डिमोनिक आर्ट का यूज कर सकता है तो सभी लोग मुझे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी को ऐसा लगेगा कि मैं कोई डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिशनर हूँ जो डिमोनिक सोल्जर्स का यूज कर रहा है। सच में अभी के लिए मेरे लिए ये स्केलेटन पूरी तरह से यूजलेस है, इनका कोई भी यूज नहीं है। यही कहने के साथ सनवू उन सारे स्केलेटन को फिर से अपनी पॉकेट स्पेस के अंदर डाल देता है और फिर अपनी पॉकेट स्पेस को बंद कर देता है और आगे बेड पे लेटते हुए कहता है मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि मैं ओरिजिनल सनवू के मेमोरीज के अंदर देखूं ताकि मुझे और भी ज्यादा ब्लड सेक के बारे में पता चल सके, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ उसके मेमोरीज के अंदर पता नहीं चल रहा है और अभी मुझे सबसे जरूरत है इन्फॉर्मेशन की ही। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी मैं खुद को और अपने क्लैन को सेफ रख पाऊंगा, प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। यही कहने के साथ सनवू अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है मेंटल इमेज प्रोजेक्शन। इस स्किल की मदद से सनवू अपने साउल के एक छोटे से टुकड़े को अपनी बॉडी से अलग कर सकता है और अपनी माइंड की दुनिया में एंटर कर सकता है। ये देख के सनवू कहता है मैं कब से अपनी इस स्किल का अनलॉक होने का वेट कर रहा था, फाइनली मेरी ये स्किल अनलॉक हो ही गई। अब मैं अपनी इस स्किल की मदद से मैं अपने मेंटल वर्ल्ड में एंटर कर सकता हूँ। यही कहने के साथ सनवू अपनी इस स्किल का यूज कर देता है और सनवू जैसे ही अपनी इस स्किल का यूज करता है सनवू की आंखें अचानक से पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और फिर उसकी साउल उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके अलग होने लगती है और फिर कुछ देर बाद उसकी साउल उसकी बॉडी से पूरी तरह से अलग हो जाती है, जिसे देख के सनवू कहता है फाइनली मैं अपनी साउल को अपनी बॉडी से अलग करने में सक्सेस हो पाया, चलो अब अपनी मेंटल दुनिया में एंटर किया जाए। यही कहने के साथ सनवू बहुत ही तेजी से फिर से अपनी बॉडी के अंदर जाने लगता है। जैसी उसकी साउल उसके बॉडी के अंदर एंटर होती है उसकी फिजिकल बॉडी को भी दर्द होता है, उसकी फिजिकल बॉडी एक बहुत ही जोरदार चीख मारती है। उसकी सिर्फ फिजिकल बॉडी पेन में नहीं होती, उसकी साउल भी काफी ज्यादा पेन में होती है, उसके ऊपर काफी भयानक प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसकी साउल सेटर हो जाएगी, उसकी साउल टुकड़ों में बिखर जाएगी, लेकिन किसी न किसी तरह वो इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है और अपने मेंटल वर्ल्ड में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद वो अपने मेंटल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है और एंटर करते ही वो देखता है कि वो एक पानी के अंदर खड़ा
रहा है, जहाँ वो देखता है कि उसी पानी के अंदर उसके प्रीवियस लाइफ का लुक दिखाया जा रहा होता है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो मैं हूँ जो मैं पिछली लाइफ में था मरने से पहले, लेकिन आखिरकार मेरे पिछली लाइफ वाला मैं यहाँ पे क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो इतना कहता है कि तभी उसे अपनी पिछली लाइफ की सारी यादें दिखने लगती है, जहाँ वो देखता है कि कैसे वो पैदा हुआ था और उसके पैदा होते ही मॉन्स्टर ने उसके माता पिता को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे अनाथालय में पलना पड़ा और वो अकेला था बचपन से ही। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उसे अडॉप्ट करना चाहता है। सिर्फ उसे नहीं, वहाँ पे और भी 2-3 बच्चों को उसने अडॉप्ट किया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला था तभी उसी दिन वहाँ पे एक मॉन्स्टर का अटैक हो गया था, जिसकी उसे उस ऑर्फेनेज में जितने भी लोग थे सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ उसे छोड़ के। सिर्फ वही वहाँ से जिंदा बच के निकल पाया। और वहाँ से जिंदा निकलने के बाद वो एक हंटर बनता है। हंटर बनने के बाद उसे पता चलता है कि उस ऑर्फेनेज पे जो हमला हुआ था वो कोई दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझ के उस ऑर्फेनेज पे हमला करवाया था। ये जानने के बाद मैंने उस पर्सन को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लेकिन तभी एक दिन मेरे पास ग्रिफिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर आता है, जो मुझसे कहता है कि अगर मैं उसके साथ हाथ मिला लेता हूँ तो वो मेरी उस पर्सन को ढूंढने में मदद करेगा और उसका बदला लेने में साथ देगा। लेकिन लास्ट में वो भी मुझे धोखा देता है और मुझे उस क्रिस्टल की वजह से मार देता है। ये सब देखने के बाद सनवू कहता है ये सारी मेमोरीज तो मैंने पिछले लाइफ की है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे क्यों दिख रही है। सनवू इतना कहता है कि सनवू को पीछे से कोई कहता है क्या वो तुम्हारा वर्ल्ड है। ये सुनकर सनवू पीछे की तरफ मुड़ता है और हैरान होते हुए कहता है फाइनली हम मिल ही गए। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं रियल सनवू होता है, जिसे देख के हमारा दूसरा सनवू अपने मन में कह रहा होता है ये कितना ज्यादा अजीब है कि कोई दूसरा पर्सन तुम्हारे मेंटल वर्ल्ड में रह रहा हो। ये काफी लंबे समय से मेरे मेंटल वर्ल्ड में छुप के रह रहा है, अब ये बाहर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं ये अपनी फिजिकल बॉडी मुझसे वापस लेना चाहता है, ये अपनी फिजिकल बॉडी पे फिर से टेक ओवर करना चाहता है। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही फाइट के लिए तैयार रहना होगा। आगे रियल सनवू कहता है मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे होगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरह से तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुमसे बस एक मदद चाहता हूँ, मेरे पास उसके अलावा कोई और इच्छा नहीं है। ये सुनकर सनवू अपने मन में कहता है मैं इसे देख के ही बता सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा इसकी आत्मा जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे इसकी ऑनेस्टी फील हो रही है, मेरे अंदर इनडायरेक्टली आ रही है। आगे रियल सनवू कहता है मैं तुमसे मदद मांगू, इससे पहले मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। यही कहने के साथ वो पानी के अंदर बहुत ही बड़ा कट फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। आगे सनवू वहाँ पे आजू बाजू देखते हुए काफी हैरान हो रहा होता है। सनवू वहाँ की पानी को देखते हुए कह रहा होता है यहाँ की पानी कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ की पानी में मुझे अपनी मेमोरीज दिख रही है। ये मेरी वो याद है जब मैं इस दुनिया में फर्स्ट टाइम इस बॉडी के अंदर जागा था। यहाँ पे वो सारी यादें हैं जो मैंने आज तक इस जिंदगी में की है, जो भी मैंने किया है वो सारी चीजें यहाँ पे है। मेरे फ्यूनरल से लेके मेरे ब्लैक बियर के फाइट करने तक सारी चीजें यहाँ पे है। आगे रियल सनवू कहता है तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, जब तुम्हारी साउल मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया था तभी 2 टाइमलाइन क्रिएट हो गया था इस वर्ल्ड में। एक वो दुनिया है जिस दुनिया में तुमने मेरी बॉडी में टेक ओवर कर लिया था, जिसमें तुम अभी रह रहे हो, और एक वो दुनिया जिस दुनिया में तुमने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं किया था। दोनों ही दुनिया बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों दुनिया एक नहीं है। ये सुनकर हमारा सनवू कहता है मुझे इसका रीजन पता है, वो मैजिकल स्टोन, उसकी वजह से ये 2 टाइमलाइन क्रिएट हुई है। एक वो दुनिया है जिस दुनिया में मैंने तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर कर लिया था, तुम्हारी बॉडी को ले लिया था, और एक दूसरी दुनिया है जिस दुनिया में मैंने तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर ही नहीं किया, मैं उस दुनिया में आया ही नहीं कभी। ये सुनकर रियल सनवू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। ये सुनकर हमारा सनवू अपने मन में कहता है इसका मतलब जो मेरे दिमाग में वो सारी यादें आई थी वो सब दूसरे वर्ल्ड की थी, वो सारी यादें जिससे ये रियल सनवू गुजरा है, हमारी आत्मा जोड़ी होने की वजह से वो सारी यादें मेरे दिमाग में भी आ रही थी। मुझे अब मेरे सारे सवालों को जवाब मिल चुके हैं कि मेरे दिमाग में वो सारी यादें कहाँ से आई थी और क्यों आई थी। अब मेरा ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जब मुझे सारी चीजें मिल चुकी हैं तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। यही कहने के साथ सनवू वहाँ से जाने लगता है। सनवू वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी रियल वाला सनवू कहता है तुम्हें इस चीज के लिए पछतावा होगा, तुम्हें मेरी लाइफ जीने के लिए पछतावा होगा। मेरी लाइफ में दुख दर्द और डर के अलावा कुछ भी नहीं है, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, एक न एक दिन वो सभी लोग मिलके तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। वो सभी लोग किसी जानवर से कम नहीं है, वो सभी लोग तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुन के हमारा सनवू कहता है अगर वो लोग ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ वो सभी लोग इस चीज के लिए रिग्रेट करेंगे, मैं उन सबकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक करूंगा। यही कहने के साथ सनवू वहाँ से बाहर निकलने लगता है और जैसे ही वो पानी को क्रॉस करके बाहर की तरफ आता है वो बहुत ही तेज से नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर मैं दूसरे वर्ल्ड के सनवू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे लेटा हुआ होता है और उसकी बॉडी के अंदर हमारे सनवू की साउल एंटर कर रही होती है। उसी के बाजू में लीडर कॉक बैठे हुए होते हैं जो सनवू को देख के बोले होते फर्स्ट यंग मास्टर काफी लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए, तुम एक मरने से पहले एक बहुत ही बड़े कचरे और ट्रेस हुआ करते थे जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी मार्शल आर्ट नहीं थी, लेकिन किसने सोचा होगा मरने के बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बनोगे, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट आ जाएगा। फिर हमें हमारे सनवू के साउल को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं दूसरी दुनिया के सनवू के बॉडी के अंदर एंटर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा अभी इस बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।